हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सब लोग। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। आई एम रियली सॉरी, बहुत दिनों से वीडियोस नहीं आ पा रही थी, लेकिन आने वाले 3 से 4 दिनों के अंदर ही जो हमारी पैथोफिजियोलॉजी की यूनिट नंबर 3 है उसको हम लोग यहाँ पे पूरी तरह से कवर कर देंगे। बाकी हम लोग आज की वीडियो की बात करें तो आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे अपने एंडोक्राइन सिस्टम डिजीज के बारे में। यानी एंडोक्राइन सिस्टम से रिलेटेड जितनी भी बीमारियां हैं जो कि आपके सिलेबस में दे रखी हैं उन सभी के बारे में हम लोग आज की वीडियो में बात करेंगे। तो आप लोग के सिलेबस की बात करें तो आप लोग को यहाँ पे 3 एंडोक्राइन सिस्टम्स रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करनी है, जिसमें हम लोग बात करेंगे सबसे पहले डायबिटीज़ के बारे में, फिर हम लोग देखेंगे अपने थायराइड डिसऑर्डर्स को, और उसके बाद हम लोग यहाँ पे देखेंगे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स। तो इन तीनों को ही हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत डिटेल में कवर करेंगे और तीनों का टाइम इस टाइम आप लोग को वीडियो में देखने को मिल जाएगा। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठ जाइए और हम लोग अपना आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे देखो, एंडोक्राइन सिस्टम रिलेटेड डिसऑर्डर्स के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो हमारा ह्यूमन एंडोक्राइन सिस्टम होता है उसके अंदर हमें क्या देखने को मिलती है, मेनली हमारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो देखने को मिलती हैं। और ये जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है ये करती क्या है, ये हमारे हार्मोन्स को सिक्रेट करती है। यानी एंडोक्राइन सिस्टम हमारा ग्रुप ऑफ एंडोक्राइन ग्लैंड्स होता है। तो बहुत सारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं, उनको थोड़ा सा हम लोग देखेंगे। और ये एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या करती है, मतलब इनकी मेन खासियत क्या होती है कि पहली बात तो ये डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं और दूसरा ये हमारा हार्मोन को सिक्रेट करती हैं। अब देखो, अगर आप लोग को एंडोक्राइन सिस्टम के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे HAP में जाके पढ़ सकते हो, हमने इसको ऑलरेडी कवर किया हुआ है। और अगर यहाँ पे आप लोगों ने पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन आप लोग यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। बाकी हम लोग बात करें तो जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं वो थोड़ा सा डक्टलेस होती हैं, यानी इनके अंदर कोई भी डक्ट देखने को नहीं मिलती है। डक्ट मतलब ऐसे कह सकते हो जैसे वेसल, ठीक है, एक पाइप टाइप की देखने को नहीं मिलती, यहाँ पे कोई डक्ट नहीं होती है। और यहाँ पे क्या करते हैं, ये हमारे हार्मोन को जो है डायरेक्टली हमारे ब्लड स्ट्रीम में सिक्रेट करने का काम करती हैं। अब देखो, यहाँ पे जो नर्वस सिस्टम है और एंडोक्राइन सिस्टम है, ठीक है, तो ये थोड़ा सा कह सकते हो दोनों हमारी बॉडी को कंट्रोल करते हैं। देखो, नर्वस सिस्टम हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है नर्व्स के थ्रू, ठीक है, और जो एंडोक्राइन सिस्टम है वो हमारा कंट्रोल करता है हार्मोन्स के थ्रू। यानी एंडोक्राइन सिस्टम, ध्यान से सुनना, एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं ये हमारा हार्मोन सिक्रेट करती हैं जो कि हमारी बॉडी की बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। जैसे हमारा जो ब्लड शुगर लेवल होता है, ठीक है, उसको भी कंट्रोल, ठीक है, जैसे किसी किसी को शुगर हो जाती है ना तो वहाँ पे उनका हार्मोनल डिसबैलेंस हो जाता है। तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। जो डायबिटीज़ है ये हमारा शुगर ही होता है, ठीक है, अगर आप लोग को पता है तो अच्छी बात है। बाकी इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में देखेंगे। तो इस तरीके से क्या होता है कि हार्मोन हमारे बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं। और यहाँ पे देखो, जो एंडोक्राइन सिस्टम का जो भी ब्रांच होती है, ठीक है, साइंस जिसमें हम लोग पढ़ते हैं उसको एंडोक्राइनोलॉजी बोलते हैं। तो ये सब तो बेसिक चीज़ें हो गई। बाकी हम लोग बात करते हैं अपने एंडोक्राइन ग्लैंड्स के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जो हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स हैं, तो जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि ये हमारी क्या होती है, ये हमारी जो है एक डक्टलेस ग्लैंड्स होती हैं। और यहाँ पे ये हार्मोन को जो है हमारे ब्लड कैपिलरीज या फिर कह सकते हो ब्लड में सिक्रेट करती हैं। और उसके बाद यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे ये जो है हमारा ब्लड है, ठीक है, जो हार्मोन है वो हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में यहाँ पे पहुंच जाता है जहां भी उसकी जरूरत होती है। अब यहाँ पे एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें तो हमारे एंडोक्राइन सिस्टम के अंदर कौन कौन सी एंडोक्राइन ग्लैंड्स होती हैं। तो यहाँ पे देखो, मेनली हम लोग कह सकते हैं कि हमारा जो एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, तो हमारी बॉडी में टोटल 9 टाइप की एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखने को मिलती हैं, ठीक है, जैसे हमारा पिट्यूटरी हो गया, पाइनल हो गया। तो इन सभी को थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे इमेज में देखते हैं कैसे हमारा किस किस तरीके से हमारी इनकी लोकेशन होती है। तो अगर आप लोग यहाँ पे ध्यान से देखो तो जो हमारा बॉडी होता है, ठीक है, तो वहाँ पे हमें जो है अपर पार्ट में, यानी कि कह सकते हो हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम के रीजन में हमें देखने को मिलता है हमारे यहाँ पे हाइपोथैलेमस, पाइनियल ग्लैंड और पिट्यूटरी ग्लैंड, ठीक है। और उसके बाद यहाँ पे अब देखो, हाइपोथैलेमस वैसे हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स नहीं होता है, लेकिन इसको भी हम लोग थोड़ा सा अपने पाइनियल पिट्यूटरी ग्लैंड के साथ जो है स्टडी करते हैं, क्योंकि ये हमारा जो है पिट्यूटरी ग्लैंड को कंट्रोल करने का काम करता है। इसीलिए इसको हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स के अंदर इसको भी हम लोग स्टडी करते हैं। बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें तो यहाँ पे हमारा आ जाता है जो है हमारी पैराथायरॉयड ग्लैंड, ठीक है, और फिर हमारी थायरॉयड ग्लैंड आ जाती हैं। तो यहाँ पे इनकी लोकेशन आप लोग देख सकते हो कहाँ कहाँ पर है। और फिर हमारा थाइमस ग्लैंड्स आ जाती हैं। अब देखो, इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे HAP में पढ़ लेना। यहाँ पे हम लोग सिर्फ उतना ही देखेंगे जितना हमारे डिजीज में काम आने वाला है, ठीक है। और फिर हमारी एड्रीनल हो गई, पैनक्रियाटिक आइलेड हो गई, ठीक है, और ओवेरीज हो गई और टेस्टिस हो गई। तो ये सारी हमारी होती हैं एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो आप लोग समझ गए ना एंडोक्राइन ग्लैंड्स क्या होती हैं और कौन कौन सी होती हैं। बाकी हम लोग थोड़ा सा बात करें अपने हार्मोन्स के बारे में। तो हार्मोन्स क्या होते हैं, हार्मोन आर नथिंग बट द टाइप ऑफ केमिकल मैसेंजर्स प्राइमरीली प्रोड्यूस्ड बाय एंडोक्राइन ग्लैंड्स। यानी हार्मोन हमारे एक टाइप के केमिकल मैसेंजर होते हैं जो कि हमारी बॉडी में बहुत सारे कह सकते हो फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं, डिफरेंट फंक्शंस को परफॉर्म करते हैं। और क्योंकि डिफरेंट टाइप के हार्मोन्स होते हैं और यहाँ पे ये सिक्रीट किससे करे जाते हैं, एंडोक्राइन ग्लैंड से।
और हॉर्मोन्स रेगुलेट्स एंड कंट्रोल्स अ वाइड रेंज ऑफ फिजियोलॉजिकल फंक्शंस, यानी कि बहुत सारे फंक्शंस को कंट्रोल करता है। एंड दे आर रिस्पॉन्सिबल फॉर वेरियस सेल्यूलर एक्टिविटीज स्पेशली ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म। तो देखो हमारी बॉडी में जो भी ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म होती है, मतलब वैसे तो बहुत सारी होती हैं, लेकिन ग्रोथ एंड मेटाबॉलिज्म में हमारे बहुत से हॉर्मोन्स यहाँ पे रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो आप लोग यहाँ पे थोड़ा एक बेसिक इंट्रोडक्शन समझ गए हमारे हॉर्मोन्स का। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में, तो देखो वही चीज़ है कि जब भी हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स की फिजियोलॉजी यानी कि उनके फंक्शंस में कुछ भी डिस्टर्बेंस होता है, तभी हमें यहाँ पे जो है अपने एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। यानी कि कह सकते हो जो हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स जो हमारे हार्मोन सिक्रीट कर रही है, जब भी उसमें यहाँ पे कुछ डिस्टर्बेंस होती है यानी हार्मोनल इम्बैलेंस हो जाता है हमारी बॉडी में, तभी हमें यहाँ पे अपने डिफरेंट एंडोक्राइन डिजीजेस देखने को मिलती हैं। अब देखो वैसे तो यहाँ पे बहुत सारी डिजीजेस हो सकती हैं जो कि एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के अंदर आती हैं, लेकिन हम लोग को यहाँ पे मेनली अपने सिलेबस में बात करनी है डायबिटीज़ के बारे में, थायराइड डिसऑर्डर डिजीज के बारे में, और यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में। तो इन तीनों के बारे में हमें यहाँ पे अपने सिलेबस के बारे में सिलेबस के अंदर बात करनी है। अब बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने कॉजेज ऑफ एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स के बारे में, यानी कि जो हमारे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स होते हैं डिफरेंट ये मेनली किस वजह से देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पे देखो मेनली हमारे 3 रीजन्स ही होते हैं जिसकी वजह से हमें अपने अलग अलग टाइप के एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। जिसमें पहला हो जाता है हाइपोसिक्रेशन, दूसरा हो जाता है हाइपर सिक्रेशन, और थर्ड हो जाता है ट्यूमर। तो देखो यहाँ पे इसका मतलब क्या है, देखो हाइपोसिक्रेशन का मतलब होता है कि जो हमारे हार्मोन का सिक्रेशन है वो यहाँ पे कम हो जाता है, यानी जितना हार्मोन हमें कह सकते हो, मान लो कोई फंक्शन है उसको परफॉर्म करने के लिए हार्मोन की जितनी क्वांटिटी चाहिए उससे कम हार्मोन अगर सिक्रेट हो रहा है तो हमारा एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स में, मतलब एंडोक्राइन सिस्टम के फंक्शंस में प्रॉब्लम होगी। ठीक है, और अगर हाइपर हो जा रहा है यानी कि जरूरत से ज़्यादा ही हार्मोन सिक्रेट हो जा रहा है तो भी यहाँ पे प्रॉब्लम हो जाती है। और ट्यूमर यानी कि क्या होता है कि जैसे मान लो जो भी हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड्स है, ठीक है, अगर वहाँ पे हमारा जो है कुछ ट्यूमर यानी कि उनके सेल्स में कुछ एनलार्जमेंट देखने को मिल जाता है, यानी कि कह सकते हो एंडोक्राइन ग्लैंड्स के ऊपर हमें जो है कुछ एक्स्ट्रा मास देखने को मिल जाता है, यानी वो साइज में थोड़ा बढ़ जाती हैं। ठीक है, या फिर कह सकते हो उनके ऊपर कुछ सेल्स का डिपोजिशन हो जाता है, मतलब ऐसे समझ सकते हो। ठीक है, सेल्स का साइज बढ़ जाना या फिर सेल्स का नंबर बढ़ जाना, तो उस वजह से भी हमें यहाँ पे एंडोक्राइन डिसऑर्डर्स देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो अब हम लोग यहाँ पे सबसे पहले बात करते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटस के बारे में, या फिर सिंपली हम लोग बोल सकते हैं डायबिटीज के बारे में। ठीक है, तो यहाँ पे देखो बात करें हम लोग यहाँ पे डायबिटीज की, तो देखो डायबिटीज को ही हम लोग यहाँ पे नॉर्मल लैंग्वेज में शुगर के नाम से जानते हैं। यानी कि जो भी आप लोग यहाँ पे शुगर सुनते हो कि इनको शुगर है उनको शुगर है, तो उसी को हम लोग यहाँ पे डायबिटीज बोलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो डायबिटीज मेलाइटस यानी कि इसमें क्या होता है, डायबिटीज मेलाइटस इज अ क्रॉनिक मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स कैरेक्टराइज्ड बाय हाई लेवल ऑफ ग्लूकोज इन ब्लड। अब देखो यहाँ पे डायबिटीज के बारे में बात करने से पहले थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे समझते हैं अपने ब्लड ग्लूकोज लेवल को या फिर ग्लूकोज के बारे में। तो यहाँ पे देखो आप लोग को आई होप कि थोड़ा बहुत आइडिया होगा, नहीं भी है तो इतना सिंपली जानो कि देखो हमारी हम लोग जो भी खाना खाते हैं उसमें मेजरली हमें यहाँ पे 3 कंपोनेंट देखने को मिलते हैं। पहला होता है कार्बोहाइड्रेट, दूसरा होता है हमारे यहाँ पे प्रोटीन, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे फैट या फिर लिपिड्स कह सकते हो। तो यहाँ पे देखो जो हमारा कार्बोहाइड्रेट होता है ये हमारा मेजर सोर्स ऑफ एनर्जी होता है हमारी बॉडी के अंदर। अब कार्बोहाइड्रेट के अंदर मतलब कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट का ही यहाँ पे एक टाइप कह सकते हो हमारा होता है ग्लूकोज। ठीक है, तो ग्लूकोज क्या होता है, ग्लूकोज हमारे एक टाइप का कार्बोहाइड्रेट होता है, और सबसे मेजर टाइप का कार्बोहाइड्रेट हमारा ग्लूकोज ही होता है। और इसी ग्लूकोज को हम लोग यहाँ पे शुगर के नाम से भी जानते हैं, यानी कि कह सकते हो कार्बोहाइड्रेट को भी हम लोग यहाँ पे सिंपली शुगर के नाम से जानते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि यहाँ पे जो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं, जितने भी कार्बोहाइड्रेट्स हैं वो थोड़ा सा कह सकते हो स्वीट टेस्ट के होते हैं, यानी कि उनका जो टेस्ट होता है वो थोड़ा सा मीठा होता है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे इसको शुगर के नाम से भी जानते हैं। तो सिंपली आप लोग समझ गए ना कि ग्लूकोज कहो चाहे शुगर कहो वो यहाँ पे एक ही बात हो जाती है। ठीक है, तो अब देखो होता क्या है, जैसे मान लो हम लोगों ने खाने में अपना डाइट में कुछ भी लिया जिसमें कार्बोहाइड्रेट था, तो कार्बोहाइड्रेट के अंदर ग्लूकोज था, तो ग्लूकोज देखो सबसे पहले क्या होता है, इंटेस्टाइन से एब्जॉर्ब होकर जाता है हमारा ब्लड में। ठीक है, तो ब्लड में हमारा ग्लूकोज यहाँ पे पहुंच गया। अब देखो ये जो ग्लूकोज है ना, तो ये हमारा ब्लड में किसी भी काम का नहीं होता है, यानी इस ग्लूकोज की हमारे ब्लड में कोई जरूरत नहीं होती है। इस ग्लूकोज की मेन जो जरूरत होती है वो होती है हमारी बॉडी सेल्स के अंदर। तो देखो यहाँ पे एक चीज़ समझना कि ग्लूकोज अगर हमारा ब्लड में है तो वो किसी काम का नहीं है। ग्लूकोज हमारा काम का कब होता है, जब हमारी सेल्स के अंदर जाता है। तो यहाँ पे देखो ब्लड से क्या होता है, ब्लड से ग्लूकोज हमारा यहाँ पे सेल्स के अंदर जाता है।
और सेल्स के अंदर जाके देखो ये क्या करता है, सेल्स के अंदर यहाँ पे बहुत सारी हमारी कह सकते हो मेटाबॉलिक प्रोसेस होती हैं, जैसे ग्लाइकोलिसिस होता है, टीसीए साइकिल होता है, एचएमपी शंट होता है, और इन तीनों के थ्रू हमारा क्या होता है, एटीपी बनता है, और एटीपी क्या होता है हमारी बॉडी में एनर्जी का फॉर्म होता है। यानी कह सकते हो ये जो खाना हम लोग खाते हैं इसमें जो कार्बोहाइड्रेट मिलता है और ये जो ग्लूकोज के फॉर्म में हमारी बॉडी में जाता है, तो ये एनर्जी कब देता है, यानी कह सकते हो खाने से हमें एनर्जी कब मिलती है, एनर्जी तब मिलती है जब ये ग्लूकोज फाइनली हमारा सेल्स के अंदर पहुंचता है। तो एक चीज समझ के ना कि सेल का हमारा ग्लूकोज का हमारा सेल के अंदर पहुंचना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब यहाँ पे मेन थिंग ये है कि यहाँ पे हमारा ब्लड वेसल से, ठीक है, या फिर ब्लड से ग्लूकोज सेल्स में ग्लूकोज को पहुंचाने का काम कौन करता है, तो ये काम हमारा करता है इंसुलिन। तो आप लोग समझ गए कि सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ यहाँ पे ये है कि इंसुलिन हमारी बॉडी में जब रहेगा तभी हमारा ग्लूकोज हमारा ब्लड से सेल में जाएगा, ठीक है। तो अब ये इंसुलिन आखिर होता क्या है, तो यहाँ पे आप लोग ध्यान से समझना। तो हम लोगों ने यहाँ पे जितनी भी एंडोक्राइन ग्लैंड्स देखी तो उन्हीं में से एक था हमारे यहाँ पे पैनक्रियाटिक आइलेट्स। देखो पैनक्रियाज नहीं होती है हमारी एंडोक्राइन ग्लैंड्स, पैनक्रियाज के अंदर एक छोटा सा पार्ट होता है हमारा पैनक्रियाटिक आइलेट, ये होता है हमारा एंडोक्राइन ग्लैंड्स, ठीक है। तो अब ये पैनक्रियाटिक आइलेट्स क्या करती हैं, तो देखो यहाँ पे पैनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर हमारी होती है 3 टाइप की सेल्स, ठीक है। पहला होता है अल्फा सेल्स, दूसरा होता है बीटा सेल्स, और थर्ड होता है हमारे यहाँ पे डेल्टा सेल्स। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो अल्फा सेल्स है ये हमारा बनाती हैं ग्लूकागॉन, ठीक है, और ये जो बीटा सेल्स हैं ये हमारा बनाती हैं इंसुलिन, और जो हमारी डेल्टा सेल्स हैं ये हमारा बनाता है सोमैटोस्टेटिन। अब ये ग्लूकागॉन क्या करता है, ये हमारे ब्लड ग्लूकोज लेवल को इंक्रीज करने का काम करता है। अब देखो ये इंक्रीज क्यों करता है, तो ये देखो इंक्रीज तब करता है जब हमारे ब्लड में जो है ग्लूकोज बिल्कुल ही नहीं बचता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे ब्लड में ग्लूकोज की क्या जरूरत होती है, तो वो भी हम लोग थोड़ा सा लास्ट में देखेंगे। बाकी आप लोग समझो कि मेन इसके अंदर हमारा कौन सा काम का है, ये हमारा इंसुलिन। ये क्या करता है, ये हमारा डिक्रीज करता है ब्लड ग्लूकोज लेवल, या फिर इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि यही हमारा जो है ब्लड से ग्लूकोज को हमारी सेल्स में लेके जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा ब्लड में ग्लूकोज का लेवल है वो यहाँ पे डिक्रीज हो जाता है। और बाकी सोमैटोस्टेटिन की बात करें तो ये हमारे जो है ग्लूकागॉन और इंसुलिन दोनों को कह सकते हो रेगुलेट करता है, यानी दोनों हमारे प्रॉपर अमाउंट में ही सिक्रीट हो, इस चीज को कह सकते हो देखने का काम हमारा सोमैटोस्टेटिन करता है। तो आप लोग यहाँ पे एक कह सकते हो मोटे मोटा समझ गया कि जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, ये हमारा बेसिकली ग्लूकोज को जो है ब्लड से हमारा सेल्स में लेके जाता है, और इंसुलिन को बनाता कौन है, बीटा सेल्स। और बीटा सेल्स कहाँ होती है, हमारी पैनक्रियाटिक आइलेट्स के अंदर। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा देखते हैं अपने डायबिटीज मेलाइटिस को। तो देखो डायबिटीज मेलाइटिस हमारा क्या होता है, एक टाइप का मेटाबॉलिक डिसऑर्डर्स होता है, क्योंकि यहाँ पे देखो हमारे मेटाबॉलिज्म की बहुत जो डिफरेंट प्रोसेस होती हैं ये हमारी डिस्टर्ब हो जाती हैं, क्योंकि हमारा ग्लूकोज जो है थोड़ा सा कह सकते हो ब्लड में ज़्यादा बढ़ जाता है। तो इसमें होता क्या है, जिसमें हमारा ब्लड में ग्लूकोज लेवल बढ़ जाता है, ठीक है। नाउ इट अगर अब देखो यहाँ पे सिंपली आप लोग समझ गए ना कि हमारा डायबिटीज में क्या होता है, जो हमारा ग्लूकोज है वो ब्लड में ही बढ़ जाता है, यानी वो ब्लड से हमारा सेल्स में जा ही नहीं पाता है। अब ये ब्लड में हमारा कह सकते हो ग्लूकोज जो है हमारा सेल्स में क्यों नहीं जा पाता है, तो इसके पीछे जो मेन 2 रीजन होते हैं वो होते हैं, इट अगर्स आइदर ड्यू टू इनएडिक्वेट प्रोडक्शन ऑफ इंसुलिन बाय पैनक्रियाज और बॉडीज इनएबिलिटी टू इफेक्टिवली यूज इंसुलिन। ध्यान से सुनना, देखो डायबिटीज हमारी बॉडी में 2 ही रीजन की वजह से देखने को मिलता है, या तो हमारी जो बॉडी है वो इंसुलिन को प्रोड्यूस ही नहीं कर पा रही है, मतलब जो हमारी बीटा सेल्स हैं वो यहाँ पे इंसुलिन को जो है सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस नहीं कर पा रही है। तो देखो अगर इंसुलिन हमारा सफिशिएंट अमाउंट में प्रोड्यूस होगा नहीं तो हमारा ये काम कैसे करेगा, जब हमें काम नहीं करेगा तो हमारा ग्लूकोज यहाँ पे ब्लड से सेल में नहीं जाएगा, ठीक है। और दूसरा जो रीजन होता है वो हमारा हो जाता है इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन, यानी इंसुलिन बन तो रहा है लेकिन ये हमारा काम ही नहीं कर पा रहा है, ठीक है, यानी ये हमारा ग्लूकोज को कह सकते हो ब्लड में ले ही नहीं जा पा रहा है, या फिर ये हमारा सफिशिएंट अमाउंट में कह सकते हो काम नहीं कर पा रहा है। अब देखो ये काम कैसे करता है उसको हम लोग देखेंगे अभी। बाकी सिंपली समझ गया कि 2 रीजन होते हैं, या तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो पा रहा है या तो प्रोड्यूस हो पा रहा है लेकिन काम ही नहीं कर पा रहा है। तो यही 2 रीजन होते हैं जिसकी वजह से हमारा जो है डायबिटीज मेलाइटिस की कंडीशन हमें देखने को मिलती है। बाकी हम लोग बात करें तो इंसुलिन इज अ हार्मोन, ठीक है। अब जैसे इंसुलिन के बारे में हम लोग थोड़ा सा देखें तो इंसुलिन क्या होता है, हम लोगों ने देखा कि हमारा पैनक्रियाज के द्वारा प्रोड्यूस किया जाता है, जो कि क्या करता है ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट करता है बाई फैसिलिटेटिंग एब्जॉर्प्शन ऑफ ग्लूकोज इनटू सेल्स टू बी यूज्ड फॉर एनर्जी, यानी कि ये क्या करता है हमारे ग्लूकोज का सेल्स में एब्जॉर्प्शन बढ़ा देता है, जिसकी वजह से हमें एनर्जी देखने को मिलती है, ठीक है। तो यहाँ पे ये था हमारे यहाँ पे एक बेसिक इंट्रोडक्शन अबाउट डायबिटीज मेलाइटिस। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने टाइप्स ऑफ डायबिटीज मेलाइटिस के बारे में। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि हमारा जो कह सकते हो जो डायबिटीज है वो 2 रीजन से होता है, या तो इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन या तो इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन। तो इसी बेसिस पे हमारी डायबिटीज 2 टाइप की हो जाती हैं। अगर हमारा इनसफिशिएंट इंसुलिन प्रोडक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटिस, और अगर हमारा इम्पेयर्ड इंसुलिन फंक्शन हो रहा है तो इसको हम लोग बोलते हैं
टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। और एक थर्ड होता है हमारे यहाँ पे गैस्टेशनल डायबिटीज। तो देखो ये क्या होता है, ये जो गैस्टेशनल डायबिटीज होती है ये मेनली हमारी वुमेन्स में ही देखने को मिलती है, और वो भी कब, जब प्रेगनेंसी के टाइम हमारी गैस्टेशनल डायबिटीज देखने को मिलती है। और ये यहाँ पे रिवर्सिबल होती है, यानी प्रेगनेंसी के टाइम थोड़ा बहुत देखने को मिल सकती है, उसके बाद यहाँ पे ये नॉर्मल हो जाती है, ठीक है। तो इसको यहाँ पे बहुत मेजर नहीं कंसिडर किया जाता है। बाकी मेन हमारी दो ही टाइप की होती है, पहला होता है टाइप 1, दूसरा होता है टाइप 2, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग सबसे पहले बात करते हैं अपने टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के बारे में। तो यहाँ पे देखो, जैसा कि आप लोगों ने देखा कि सबसे पहले तो इसको अर्लियर, यानी पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस के नाम से जानते थे, क्योंकि देखो मेनली क्या हो रहा है कि हमारा जो है इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है, यानी ये डायबिटीज मेलाइटस हमारा इंसुलिन पे डिपेंड कर रहा है, क्योंकि इंसुलिन का अमाउंट यहाँ पे कम हो जाता है। नाउ इट कॉन्स्टिट्यूट्स अबाउट 10% केसेज ऑफ डायबिटीज मेलाइटस। अब यहाँ पे देखो, इसको ऐसे समझो कि हमारे पूरे वर्ल्ड में डायबिटीज के जितने भी केसेस होते हैं, तो उसमें से सिर्फ 10% केसेज ही हमारे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के होते हैं, यानी मेनली हमारा डायबिटीज जो है टाइप 2 की वजह से देखने को मिलता है। लेकिन सबसे पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं टाइप 1 क्या होता है, ठीक है। तो इट अकर्स बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ बीटा सेल्स ऑफ पैनक्रियाज ड्यू टू ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। अब देखो, वैसे टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस के पीछे जो एग्जैक्ट रीजन है वो तो अभी तक भी नहीं पता है, लेकिन ऐसा मतलब देखा जाता है कि मेनली हमारा यहाँ पे ये किस वजह से होता है, ये हमारा मेनली देखने को मिलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से। अब जिसके अंदर क्या होता है, जो हमारी पैनक्रियाज की बीटा सेल्स हैं वो यहाँ पे डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाती है। इसको देखो ऐसे समझो, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्या होते हैं। देखो, जो हमारा बॉडी का इम्यून सिस्टम है वो क्या करता है भाई, हमें बाहर से जो भी कह सकते हो वायरल इन्फेक्शंस वगैरह होते हैं, ठीक है, उससे हमारी बॉडी को बचाने का काम करता है। तो यहाँ पे इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी के लिए एक डिफेंस मैकेनिज्म की तरह काम करता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है, देखो ये जो हमारा इम्यून सिस्टम है ये बाहर की बजाय हमारी बॉडी के अंदर ही मतलब कह सकते हो किल करना चालू कर देता है। यानी देखो, वैसे तो इम्यून सिस्टम नॉर्मली क्या करता है, बाहर से जो भी वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, ठीक है, उनको किल करता है, ठीक है, या फिर उनसे हमारी बॉडी को बचाता है। लेकिन कभी कभी इसको ऐसा प्रॉब्लम हो जाती है कि इसको लगता है कि बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम है, तो ये बॉडी के अंदर ही काम मतलब नुकसान करना चालू कर देता है, यानी बॉडी के अंदर ही हमारा जो है कह सकते हो अपना इफेक्ट प्रोड्यूस करना चालू कर देता है, जिसकी वजह से देखो ऑटो इम्यून सिस्टम के अंदर क्या होती है, WBCs होती हैं। तो ये जो WBCs होती हैं ये बॉडी के अंदर ही सेल्स को किल करना चालू कर देती हैं या फिर खाना चालू कर देती हैं। उसकी वजह से हमें देखने को मिलता है ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स। और इसमें क्या होता है, ये हमारा एक ऐसा टाइप का ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स होता है जिसमें हमारी जो बीटा सेल्स हैं, ठीक है, तो इनका डिस्ट्रक्शन चालू कर देती है, यानी बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है। अब देखो, बीटा सेल्स क्या करती है, यही तो इंसुलिन प्रोड्यूस करती है, तो जब ये डिस्ट्रॉय होना चालू हो जाएंगे तो इंसुलिन प्रोडक्शन भी तो कम हो जाएगा, ठीक है। तो वही चीज़ है, तो यहाँ पे जिसकी वजह से क्या होता है, इट लीड्स टू डेफिशिएंसी ऑफ इंसुलिन दैट लीड्स टू इंक्रीज इन ब्लड ग्लूकोज लेवल, जिसकी वजह से हमारा इंसुलिन कम हो जाता है। और जब इंसुलिन नहीं रहेगा तो क्या होगा, हमारा ग्लूकोज जो है ब्लड से यहाँ पे सेल्स में जा नहीं पाएगा, जिसकी वजह से हमारा अल्टीमेटली ब्लड में ग्लूकोज का लेवल बढ़ जाएगा। नाउ टाइप 1 डायबिटीज ऑफन डेवलप्स ड्यूरिंग चाइल्डहुड और एडल्ट एज, ठीक है। तो देखो, इसमें मेनली क्या होता है कि जो हमारी टाइप 1 डायबिटीज है वो या तो जो है चाइल्डहुड या तो कह सकते हो जो यंग एज होती है, जैसे 20 से नीचे ही हमें यहाँ पे ये डेवलप होते हुए देखने को मिल जाती है। और बाकी अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कॉजेज की, ठीक है, किसके पीछे क्या मेन रीजन होते हैं। तो देखो वही चीज़ है कि जो टाइप 1 डायबिटीज़ है वो मेनली हमारा जो है एक टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से देखने को मिलती है, जहाँ पे हमारी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो मिस्टेकनली अटैक्स एंड डिस्ट्रॉयज इंसुलिन, यानी कि वो गलती से क्या करता है, हमारा जो है बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देता है, ठीक है, उन पर ही अटैक कर देता है। और बाकी हम लोग बात करें तो एग्जैक्ट कॉज ऑफ दिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स इज नॉट फुली अंडरस्टूड। अब देखो, यहाँ पे ये जो ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स है, मतलब ये ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स क्यों ऐसा हो जाता है कि हमारी बॉडी की जो इम्यून सिस्टम है वो खुद ही हमारे बॉडी के बीटा सेल्स को किल करना चालू कर देते हैं। तो इसके पीछे का एग्जैक्ट रीजन तो नहीं पता है, बाकी इट इज बिलीव टू इन्वॉल्व अ कॉम्बिनेशन ऑफ जेनेटिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स। बाकी ऐसा माना जाता है कि थोड़ा सा ये जेनेटिकली भी होता है और थोड़ा सा कुछ हमारे इन्वायरमेंटल फैक्टर्स भी इसके अंदर इन्वॉल्व होते हैं। बाकी हम लोग बात करें तो देयर आर फॉलोइंग फैक्टर्स दैट कैन बी रिस्पॉन्सिबल फॉर दिस ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स, ठीक है। तो इसके पीछे जैसे हमारा जेनेटिक म्यूटेशंस, यानी कि कुछ कह सकते हो जेनेटिकली ही हमारी जीन्स में ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारा ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हो सकते हैं, ठीक है। बाकी कुछ वायरल इन्फेक्शंस की वजह से हो सकता है, अर्ली चाइल्डहुड एक्सपोजर्स, ठीक है, तो चाइल्डहुड के दौरान कुछ ऐसा एक्सपोजर हो जाता है जैसे कुछ वायरल इन्फेक्शंस हमारी बॉडी में एंटर करके, ठीक है। और बाकी जियोग्राफिकल एंड सीजनल पैटर्न्स, तो थोड़ा सा क्लाइमेट चेंजेस भी यहाँ पे इसके लिए रिस्पॉन्सिबल हो सकते हैं, ठीक है, डिफरेंट टाइप के जियोग्राफिकल और सीजन पैटर्न्स। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि इसका मैकेनिज्म कह सकते हो कैसे हमारा टाइप 1 डायबिटीज डेवलप होता है। तो देखो होता क्या है कि जैसे ड्यू टू जेनेटिक म्यूटेशंस, यानी कि कह सकते हो जीन में कुछ भी ऐसा डिफेक्ट हुआ जिसकी वजह से हमारा एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कह सकते हो हमारी बॉडी में स्टार्ट हो गया, जिसकी वजह से क्या हुआ, हमारा एक्टिवेशन ऑफ साइटोटॉक्सिक टी सेल्स।
तो यहाँ पे देखो ये जो हमारी साइटोटॉक्सिक टी सेल्स हैं, ये हमारी ऐसी सेल्स होती हैं जो कि हमारे जो है बीटा सेल्स को डिस्ट्रॉय करना चालू कर देती है, तो इनका एक्टिवेशन हो जाता है। साइटोटॉक्सिक मतलब क्या होता है कि सेल्स को कह सकते हो, साइटो मतलब सेल, ठीक है, और टॉक्सिक मतलब हार्मफुल, तो सेल को यहाँ पे कहते हो सेल को हार्म करने वाली टी सेल्स, यानी कि टी सेल्स हमारी मेनली टी लिम्फोसाइट्स होती हैं, ठीक है। तो टी सेल्स का यहाँ पे एक्टिवेशन हो गया। अब इसकी वजह से क्या हुआ, हमारे बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होना चालू हो गई। अब जब बीटा सेल्स डिस्ट्रॉय होंगी तो क्या होगा, अल्टीमेटली जो हमारा यहाँ पे इंसुलिन है उसकी डेफिशिएंसी हो जाएगी, जिसकी वजह से हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ जाएगा और हमें यहाँ पे अपने टाइप 1 डायबिटीज़ देखने को मिल जाती है। तो ये था हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ का कॉजेज एंड पैथोजेनेसिस। और अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं इसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस और ट्रीटमेंट के बारे में। तो यहाँ पे देखो बात करें हम लोग यहाँ पे सिम्टम्स की, यानी डायबिटीज अगर मान लो टाइप 1 है, देखो एक चीज़ समझो, चाहे टाइप 1 डायबिटीज हो चाहे टाइप 2 डायबिटीज हो, उसके सिम्टम्स और कॉम्प्लिकेशंस, ठीक है, ये दोनों लगभग सेम ही रहते हैं। जैसे सिम्टम्स की बात करें तो डायबिटीज में मेनली क्या होता है, जो हमारा थर्स्ट है यानी जो हमारी प्यास है वो बढ़ जाती है। अब ये प्यास क्यों बढ़ जाती है, अब ये प्यास बढ़ जाती है फ्रिक्वेंट यूरिनेशन की वजह से। तो फ्रिक्वेंट यूरिनेशन में बेसिकली क्या होता है कि हमें बार बार यूरिनेट करने की अर्ज फील होती है, यानी कि हमें बार बार कह सकते हो यूरिनेशन के लिए जाना पड़ता है। अब यूरिनेशन के लिए बार बार क्यों जाना पड़ेगा, जब हमारे बॉडी में यूरिन का अमाउंट बढ़ जाएगा। और यूरिन का अमाउंट कैसे बढ़ता है, देखो होता क्या है कि जैसे यूरिन क्या होता है भाई, यूरिन हमारी बॉडी का एक वेस्ट ही तो होता है। अब देखो यूरिनेशन की फॉर्मेशन में क्या होता है कि जैसे देखो ग्लूकोज है, तो ये ग्लूकोज हमारा नॉर्मली यूरिन में नहीं प्रेजेंट होता है, यानी ग्लूकोज हमारी बॉडी का एक ऐसा मटेरियल है जो कि वेस्ट नहीं होता, ये हमारी बॉडी के लिए ज़रूरी होता है। लेकिन जब हमारी बॉडी में ग्लूकोज बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो हमारा जो बॉडी है वो इसको पूरी तरीके से एब्जॉर्ब कर नहीं पाएगा, इसकी वजह से इसका थोड़ा अमाउंट हमारे यूरिन में भी चला जाएगा। अब जब ग्लूकोज हमारे यूरिन में चला जाता है तो इसको हम लोग बोलते हैं ग्लूकोज यूरिया, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है, देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है ना, ये हमारा ऑस्मोटिकली एक्टिव होता है, जिसकी वजह से यहाँ पे जब ये यूरिन में जाता है तो ये वाटर को और ज़्यादा पुल्स, यानी कि कह सकते हो अपने वाटर को भी और ज़्यादा अट्रैक्ट करने लगता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का फॉर्मेशन यहाँ पे बढ़ जाता है। क्योंकि देखो यूरिन के अंदर मेजर अमाउंट क्या होता है, वाटर ही तो होता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जब ग्लूकोज जाता है तो ग्लूकोज वाटर को भी अपने साथ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट कर लेता है, जिसकी वजह से हमारे यूरिन का अमाउंट बढ़ जाता है, जिसकी वजह से हमें जो है बार बार यूरिनेट करने की ज़रूरत पड़ती है, ठीक है। और मेनली क्या होता है, यूरिन में यहाँ पे ग्लूकोज भी देखने को मिलता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो जो है बहुत ज़्यादा भूख लगना चालू हो जाती है। अब देखो एक चीज़ समझो कि भाई हमारी बॉडी को यहाँ पे क्या जो है सेल्स के अंदर ही तो हमें कह सकते हो ग्लूकोज की जरूरत होती है और तभी तो एनर्जी बनती है। तो जब हमारी बॉडी के अंदर कह सकते हो सेल्स के अंदर ग्लूकोज पहुँचेगा नहीं तो हमारी बॉडी को क्या लगेगा कि हमारी बॉडी को एनर्जी मिल नहीं रही है, और जब हमारी बॉडी को एनर्जी नहीं मिल रही है तो बॉडी को लगेगा कि हमें खाना नहीं मिल रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार जो है भूख लगेगी। जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, हम लोग खा तो अच्छे से रहे लेकिन जो हमारी बॉडी के अंदर मेन ग्लूकोज है, ठीक है, यानी खाने में कह सकते हो जो मेन कार्बोहाइड्रेट है वो हमारे सेल्स के अंदर पहुँच ही नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से हमें बार बार कह सकते हो भूख लगने भी चालू हो जाती है, ठीक है, यहाँ पे जो है डायबिटीज़ के अंदर। बाकी हम लोग बात करें तो जो है वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होगा कि अल्टीमेटली सेल्स के अंदर हमारा जो ग्लूकोज है वो पहुँच नहीं पा रहा है, तो हमारी बॉडी के जो डिफरेंट फंक्शंस है वो परफॉर्म नहीं हो पा रहे हैं, जिसकी वजह से हमें जो है वेट लॉस भी देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा फटीग यानी कि बहुत ज़्यादा थकावट देखने को मिल सकती है, ठीक है, और कमजोरी वीकनेस। तो यहाँ पे देखो वही चीज़ है ना कि जब देखो हमारी बॉडी को एनर्जी कैसे मिलती है भाई, एनर्जी तो तब मिलेगी जब सेल में ग्लूकोज जाएगा और हमारी ये सारी प्रोसेस होंगी और जब हमारा एटीपी बनेगा। तो जब ये सारी कह सकते हो मेटाबॉलिक डिसऑर्डर जो हमारा मेटाबॉलिज्म फंक्शंस है वो हो नहीं पाएंगे तो एटीपी बनेगा नहीं, तो हमारी बॉडी को क्या होगा, हमारी बॉडी को लगेगा कि हमारा बॉडी में बहुत कम एनर्जी है, जिसकी वजह से हमें बहुत ज़्यादा फटीग और वीकनेस देखने को मिलती है। और बात करें हम लोग यहाँ पे इसके कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो यहाँ पे देखो हमारे कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है। तो देखो सबसे पहला आ जाता है हमारे यहाँ पे डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो देखो यहाँ पे कीटो एसिडोसिस क्या होता है, जैसे हमारी बॉडी में होती हैं कुछ कीटोन बॉडीज जो कि हमारे कह सकते हैं स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी होती हैं। तो देखो होता क्या है, ये जो कीटोन बॉडीज हैं ये काफ़ी एसिडिक नेचर की होती हैं, ये जो है स्ट्रॉन्ग एसिडिक नेचर की होती हैं। तो होता क्या है कि जब हमारी बॉडी डायबिटीज़ की कंडीशन होती है तो हमारी सेल्स को एनर्जी तो मिल नहीं पाती है, तो भाई ये क्या करता है कि ये हमारा स्टोर्ड फॉर्म ऑफ एनर्जी को यूज़ करना चालू कर देता है। तो जब इसको एनर्जी मिलेगी नहीं तो यहाँ पे क्या करेगा, ये यहाँ पे कीटोन बॉडीज़ को कह सकते हो यूटिलाइज करना चालू कर देगा। और जब ये कीटोन बॉडीज़ को यूटिलाइज करना चालू कर देगा तो इसकी वजह से क्या होगा कि कीटोन बॉडीज जब हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा कह सकते हो यूटिलाइज होना चालू होंगी तो यहाँ पे ये क्या होती है भाई, ये होती है एसिडिक नेचर की, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो हमारी बॉडी में एक बहुत ही एसिडिक माहौल देखने को मिल जाता है, जो कि हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, यानी कि ये हमारी बॉडी के लिए बहुत हार्मफुल सिचुएशन होती है। और ये क्या होता है, ये हमारे डायबिटीज़ की वजह से होता है, ठीक है। वैसे देखो कीटो एसिडोसिस और भी बहुत सारी वजह से हो सकता है, लेकिन डायबिटिक कीटो एसिडोसिस भी हमारा एक टाइप का कीटो एसिडोसिस होता है।
बाकी इसके बारे में डिटेल में पढ़ना है तो आप लोग यहाँ पे हमारे बायोकेमिस्ट्री में जाके पढ़ सकते हो, ठीक है। और फिर हमारा होता है डायबिटिक न्यूरोपैथी, यानी कि हमारा कह सकते हो कि जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं, ठीक है, वहाँ पे भी कुछ डैमेज देखने को मिल सकता है, ठीक है। और फिर हमारा डायबिटिक नेफ्रोपैथी। तो यहाँ पे देखो ये सारी जो सिचुएशंस हैं ये मेनली क्यों देखने को मिलती हैं, क्योंकि देखो ये जो हमारा ग्लूकोज है भाई ये हमारे ब्लड वेसल्स में ही तो रहता है ना, ये हमारे ब्लड वेसल्स से सेल में जा नहीं पा रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि देखो ये जो ग्लूकोज है ये हमारे ब्लड वेसल्स के लिए बहुत ज़्यादा हार्मफुल होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ये ब्लड वेसल्स के अंदर फॉर्मेशन करना चालू कर देता है AGEs का, जो कि क्या होता है एडवांस्ड ग्लाइकेशन एंड प्रोडक्ट्स होते हैं। अब देखो इन सभी के बारे में बहुत डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम लोग, थोड़ा सा आप लोग समझो कि इसकी वजह से क्या होता है, जो हमारी ब्लड वेसल्स है वहाँ पे इन्फ्लामेशन चालू हो जाता है, जो कि ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट कर देती है। तो देखो ब्लड वेसल्स तो हमारी पूरी बॉडी में, यानी कुछ ब्लड वेसल्स हमारी कह सकते हो न्यूरॉन तक भी गई हुई हैं, है ना, और हमारी कह सकते हो कुछ ब्लड वेसल्स हमारी नेफ्रॉन यानी किडनी तक भी गई हुई हैं, और कुछ हमारी रेटिनोपैथी यानी कि कह सकते हो हमारी आई तक भी कुछ ब्लड वेसल्स जाती हैं। तो उन सभी को यहाँ पे क्या करते हैं, ये डैमेज कर देती है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे कह सकते हो न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी यानी नेफ्रॉन्स के अंदर डैमेज, और रेटिनोपैथी यानी कि रेटिना के अंदर डैमेज, ये सारी चीज़ें देखने को मिलती है। बाकी यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंजाइटी, तो देखो होता क्या है कि जैसे जो डायबिटीज़ के पेशेंट्स होते हैं उनके अंदर हमेशा एक मतलब ऐसा फीलिंग चला करती है ना कि उनको कोई प्रॉब्लम है, उनको बीमारी है, जिसकी वजह से वो लोग काफ़ी ज़्यादा सोचने लग जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे डिप्रेशन एंड एंजाइटी का भी एक रीजन बन जाती है। और बाकी हम लोग बात करें इसके ट्रीटमेंट एंड मैनेजमेंट के बारे में, तो देखो ट्रीटमेंट यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़ का मेनली क्या क्या हो सकता है, जैसे इंसुलिन थेरेपी। जैसे देखो अब इंसुलिन ही तो नहीं बन पा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बॉडी को बाहर से इंसुलिन दे सकते हैं, और यहीं पे यहाँ पे इसका थोड़ा कह सकते हो मेजर ट्रीटमेंट होता भी है, ठीक है। बाकी हम लोग यहाँ पे ब्लड शुगर को कंटिन्यू मॉनिटर कर सकते हैं कि कब हमारा ब्लड शुगर लेवल बहुत कम हो जा रहा है, जिसकी वजह से हम लोग यहाँ पे टाइम पे ट्रीटमेंट ले सकें। और फिजिकल एक्टिविटी, तो देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें सभी के लिए ज़रूरी हैं, ठीक है, कि डायबिटीज़ पेशेंट्स अगर है तो उसको यहाँ पे फिजिकल एक्टिविटी ज़रूर करनी चाहिए। और मैनेजमेंट ऑफ अदर हेल्थ कंडीशंस, देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि डायबिटीज़ की वजह से मेनली क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर बहुत सारी अलग अलग प्रॉब्लम्स होती हैं, उनमें भी कह सकते हो हमारे बॉडी का जो रिस्पॉन्स है वो कम हो जाता है, यानी बॉडी की जो हीलिंग कैपेसिटी है वो और कम हो जाती है। तो यहाँ पे क्या होता है कि हमें जो है डायबिटीज़ में मेनली यहाँ पे मेन प्रॉब्लम ये होती है कि डायबिटीज़ खुद कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन उसकी वजह से बॉडी को और बहुत सारी प्रॉब्लम हो जाती हैं, यानी उसकी वजह से और प्रॉब्लम बहुत ज़्यादा बढ़ जाती हैं, यानी अगर पहले से हैं तो बढ़ जाएंगी और नहीं है तो होने के चांसेस बढ़ जाएंगे, तो वो चीज़ें होती हैं। बाकी यहाँ पे कार्बोहाइड्रेट काउंटिंग, यानी कि हम लोग अपनी मील में कितना कार्बोहाइड्रेट ले रहे हैं उसको भी हमें यहाँ पे कंट्रोल करना चाहिए डायबिटीज़ के टाइम पे, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे टाइप 1 डायबिटीज़। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस के बारे में। तो यहाँ पे देखो टाइप 2 डायबिटीज़ मेलाइटस की बात करें तो अर्लियर यानी कि पहले हम लोग यहाँ पे इसको जो है नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज़ मेलाइटस के नाम से भी जानते थे। और बाकी यहाँ पे बात करें तो इट कंस्टिट्यूट्स अबाउट 90% केसेज, यानी कि देखो डायबिटीज़ का जो मेन रीजन होता कह सकते हो केस होता है वो टाइप 2 ही होता है, यानी कि कह सकते हो इस वर्ल्ड में जितने भी डायबिटीज़ के केसेज होते हैं उसमें 90% केसेज हमारे टाइप 2 डायबिटीज़ के ही रहते हैं। अब बाकी यहाँ पे बात करें तो इट जनरली अकर्स व्हेन सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपरली। तो यहाँ पे देखो होता क्या है भाई, यहाँ पे ध्यान से समझना कि ये जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, अगर ये हमारा प्रोड्यूस ही नहीं हो पा रहा है तो टाइप 1 हो गई। और अगर मान लो ये हमारा प्रोड्यूस तो हो पा रहा है लेकिन ये सेल पे काम ही नहीं कर पा रहा है, यानी ये ग्लूकोज को सेल तक पहुँचा ही नहीं पा रहा है, तो हमारा हो जाता है टाइप 2। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा समझते हैं कि ये इंसुलिन आखिर काम कैसे करता है, आखिर ये कैसे हमारा ग्लूकोज का एब्जॉर्प्शन हमारे सेल में बढ़ाता है। तो यहाँ पे ऐसे समझो कि इंसुलिन क्या होता है, इंसुलिन जैसे कह सकते हो एक टाइप की चाबी होती है, ठीक है, और ये जो हमारा सेल है इसके अंदर कह सकते हो इसका एक टाइप का लॉक लगा होता है, और इस लॉक को हम लोग बोलते हैं इंसुलिन रिसेप्टर्स, यानी कह सकते हो हमारी सेल के अंदर होते हैं कुछ इंसुलिन रिसेप्टर्स। और ये रिसेप्टर्स क्या होते हैं, ये रिसेप्टर्स तब एक्टिवेट होते हैं जब इंसुलिन इन पे आके बाइंड होता है। इसको ऐसे समझो कि ये इंसुलिन हमारा एक टाइप का चाबी होती है, और यहाँ पे सेल के अंदर हमारा एक ताला होता है, और ये ताला तब खुलता है जब ये चाबी यहाँ पे इससे आके जुड़ती है, ठीक है, यानी ये चाबी जब इसमें लगती है तो चाबी हो गया इंसुलिन, ताला हो गया ये रिसेप्टर, ठीक है। तो ये रिसेप्टर पे जब हमारा इंसुलिन बाइंड होता है तो होता क्या है, यहाँ पे हमारे होते हैं कुछ जो है ग्लूकोज चैनल्स, ठीक है, यानी सेल्स के अंदर होते हैं कुछ ग्लूकोज चैनल्स, ठीक है। लेकिन ये चैनल्स क्या होते हैं, ये चैनल्स हमारे होते हैं नॉर्मली बंद होते हैं, तो जब ये बंद होंगे तब हमारा ग्लूकोज सेल के अंदर नहीं जा पाएगा। लेकिन जैसे ही क्या होता है कि जैसे ये इंसुलिन हमारा इस रिसेप्टर से बाइंड होता है तो ये जो हमारे ग्लूकोज के चैनल्स होते हैं ये यहाँ पे ओपन हो जाते हैं, और ये जब ओपन हो जाते हैं तो ये क्या होता है, ये जो ग्लूकोज आप लोग को देख रहे हैं ग्लूकोज मॉलिक्यूल्स, ये यहाँ पे हमारा इजिली सेल्स के अंदर चले जाते हैं।
देखो एक चीज़ समझो कि ग्लूकोज हमारे सेल को जो है नॉर्मली नहीं क्रॉस कर सकता है, ठीक है। मतलब इसको अगर सेल के अंदर जाना है तो इसके यहाँ पे कुछ ग्लूकोज चैनल्स होते हैं, उन्हीं के थ्रू जा सकता है। और ये ग्लूकोज चैनल्स कब खुलते हैं? जब हमारा इंसुलिन आके इंसुलिन रिसेप्टर्स पे बाइंड होता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से हमारा इंसुलिन काम करता है। लेकिन क्या हो कि अगर ये जो इंसुलिन रिसेप्टर्स हैं, अगर ये यहाँ पे थोड़ा सा कह सकते हो इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाए कि इंसुलिन यहाँ पे इसके अंदर बाइंड ही ना हो पाए। जैसे देखो वैसे तो बहुत सारे चीज़ें हो सकती है, लेकिन समझने के लिए ऐसे समझो कि जैसे मान लो ये जो इंसुलिन रिसेप्टर है, ठीक है, तो ये देखो ये बहुत स्पेशल टाइप का रिसेप्टर है। इसके अंदर जब इंसुलिन बाइंड होगा तभी ये एक्टिवेट होगा। जैसे इंसुलिन मान लो ऐसे, देखो ये चीज़ समझने के लिए, ठीक है, इसको ऐसा मत समझना कि ये बिल्कुल ऐसा होता है, लेकिन ये समझने के लिए देखो कि यहाँ पे ये एक स्पेशल टाइप का ताला है जिसकी चाबी सिर्फ इंसुलिन ही है। लेकिन क्या हो कि अगर जो ताला है, ठीक है, उसके अंदर का शेप ही चेंज हो जाए, यानी जो चाबी है ये ताले में फिट ही ना हो पाए, यानी चाबी में कोई प्रॉब्लम नहीं हो, लेकिन जो ताला है उसके अंदर कुछ मान लो जैसे जंग लग गई है ना, ऐसे समझ सकते हो कि उसके अंदर कुछ ऐसी जंग लग गई कि उसका शेप साइज चेंज हो गया। जैसे मान लो ये जो हमारा इंसुलिन रिसेप्टर है, इसका जो शेप है यही हमारा चेंज हो गया, ठीक है। तो अब क्या होगा, इंसुलिन यहाँ पे इसमें बाइंड ही नहीं हो पाएगा, फिट ही नहीं होगा। जब ये फिट नहीं होगा तो एक्टिवेट नहीं होगा, और एक्टिवेट नहीं होगा तो हमारा कह सकते हो ग्लूकोज चैनल ओपन नहीं होगा। जब ओपन नहीं होगा तो हमारे ग्लूकोज सेल के अंदर जा नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पे क्या होगा, हमें टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखो क्या होता है, इट जनरली अकर्स व्हेन सेल डज नॉट रिस्पॉन्ड टू इंसुलिन प्रॉपर्ली, यानी जब हमारी सेल्स हैं वो इंसुलिन को रिस्पॉन्स नहीं करती हैं। नाउ इन टाइप 2 डायबिटीज रिसेप्टर्स ऑन सेल बिकम इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी कि ये जो हमारे इंसुलिन रिसेप्टर्स होते हैं सेल के ऊपर, ये इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं, यानी इंसुलिन का इसके ऊपर कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता, यानी ये एक्टिवेट ही नहीं होते हैं। बाकी टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस इफ मेंटेन्ड फॉर अ लॉन्ग टाइम ऑफ पीरियड कैन ऑल्सो लीड्स टू इंसुलिन डेफिशिएंसी। देखो ध्यान से समझना, ये जो टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटस होता है इसमें क्या होता है, देखो इसमें मेनली तो ये होता है कि इंसुलिन नॉर्मली हमारा जो है सिक्रीट प्रॉपर होता है, यानी कि बीटा सेल्स इंसुलिन बनाती प्रॉपर अमाउंट में है, लेकिन ये हमारा काम नहीं कर पाता है। लेकिन जब ये अल्टीमेटली हमारा काफ़ी टाइम तक ऐसे रहता है कि हमारा निकल रहा है नॉर्मल अमाउंट में, यानी इसका सिक्रीशन नॉर्मल है, लेकिन ये काम ही नहीं कर पा रहा है, तो बॉडी को धीरे धीरे क्या लगने लगता है कि जो अब इंसुलिन यहाँ पे काम नहीं करता है, तो बॉडी को ऐसा लगता है कि जो हमारी बीटा सेल्स है वो इंसुलिन बना नहीं पा रही है, जबकि ऐसा एक्चुअल में नहीं होता है। इंसुलिन एक्चुअल में जो है टाइप 2 डायबिटीज में इंसुलिन बनता नॉर्मल अमाउंट में, लेकिन जब काफ़ी टाइम तक ऐसा होता रहता है तो बॉडी को लगता है कि हमारी बीटा सेल इंसुलिन बना नहीं पा रही, क्योंकि इंसुलिन ही तो हमारा ग्लूकोज को ब्लड में लेके जाता है, ग्लूकोज को ब्लड से हमारे सेल में लेके जाता है। तो अल्टीमेटली क्या होता है कि जब बॉडी को ऐसा लगता है कि यहाँ पे काम नहीं कर रहा है, तो ये इंसुलिन को और ज़्यादा बढ़ाना चालू कर देती है, और जब इंसुलिन और ज़्यादा बढ़ता है तो यहाँ पे क्या होता है, धीरे धीरे बीटा सेल्स और ज़्यादा डिस्टर्ब, मतलब देखो ऐसे समझो कि बीटा सेल्स यहाँ पे ओवर प्रोडक्शन करना चालू कर देती हैं, और जब ये ओवर प्रोडक्शन करती हैं तो ये ओवर वर्क भी तो करती हैं, यानी बीटा सेल्स नॉर्मली जितना काम करती हैं उससे ज़्यादा काम करना चालू कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है, एट लास्ट में बीटा सेल्स मतलब कह सकते हो इतना ज़्यादा काम कर देती हैं कि उसके बाद वो काम ही नहीं कर पाती हैं। जैसे आप अपने आप को ऐसे समझो ना कि मान लो एक दिन अगर आप लोगों से किसी ने बहुत ज़्यादा काम करवा लिया, तो अगले दिन क्या आप लोग उतना काम कर पाओगे? नहीं कर पाओगे, ठीक है। मतलब नॉर्मली आप लोग जितना काम करते हो, अगर उससे मान लो एक दिन आप लोगों ने उससे डबल ट्रिपल या फिर 4 गुना काम कर लिया, तो अगले दिन क्या होगा कि आप लोग बिल्कुल काम नहीं कर पाओगे। जैसे समझो कि आप लोग अगर मान लो 3 दिन तक सोओगे नहीं, तो चौथे दिन आप लोग फिर कंटिन्यू सोते ही रहोगे। तो उसकी वजह इसी तरीके समझो कि जब बीटा सेल्स कुछ दिनों तक बहुत ज़्यादा काम करेंगी, जिसकी वजह से इंसुलिन और ज़्यादा बनेगा, तो उसके बाद क्या होगा कि बीटा सेल्स काम ही नहीं करेंगे। जब काम नहीं करेंगे तो इंसुलिन कम होता जाएगा, ठीक है। तो उसकी यहाँ पे क्या होता है, टाइप 2 में पहले तो इंसुलिन नॉर्मल होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, इंसुलिन भी कम हो जाता है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो इट जनरली अकर्स लेटर, यानी कि ये मोस्टली हमारा जो है 30 की एज के बाद ही देखने को मिलती है, ड्यू टू लैक ऑफ फिजिकल एक्टिविटी, ठीक है, यानी कि फिजिकल इनएक्टिविटी, और बाकी ओबेसिटी एंड पुअर डाइटरी हैबिट्स, तो ये सारी चीज़ों की वजह से हमें जो है ये देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कॉजेज के बारे में, यानी कि कौन कौन से यहाँ पे इसके पीछे रीजन्स हो सकते हैं, तो यहाँ पे देखो कॉजेज वही है कि टाइप 2 डायबिटीज इज मेनली अ लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर। देखो एक चीज़ समझो, टाइप 1 तो थोड़ा सा जेनेटिक होता है, लेकिन टाइप 2 हमारा लाइफ स्टाइल डिसऑर्डर होता है, यानी कि जब भी हम लोग अपने खाने वगैरह पे बिल्कुल ध्यान नहीं देते हैं, कुछ भी उल्टा सीधा बाहर का खाना चालू कर देते हैं, ठीक है, और अपनी हेल्थ कंडीशंस को बिल्कुल मेंटेन नहीं करते हैं, तभी हमें यहाँ पे देखने को मिलता है, ठीक है, जिसकी वजह से क्या होता है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस हो जाता है। नाउ सेवरल फैक्टर्स कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट ऑफ टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस। यहाँ पे देखो कौन कौन से, जैसे देखो यहाँ पे जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, ऐसा नहीं है कि बिल्कुल जेनेटिक फैक्टर्स होते ही नहीं। जैसे मान लो अगर किसी के जैसे फैमिली हिस्ट्री से ही डायबिटीज चली आ रही है, तो वहाँ पे चांसेस थोड़ा बढ़ जाते हैं, लेकिन फिर भी यहाँ पे ये डिपेंड करता है मेनली हमारे यहाँ पे फिजिकल इनएक्टिविटी पे, ओबेसिटी पे, ठीक है, अनहेल्दी डाइट पे, एज पे, गैस्ट्रेशनल डायबिटीज, ठीक है, यानी कि देखो यहाँ पे गैस्ट्रेशनल डायबिटीज की वजह से भी यहाँ पे टाइप 2 हो सकती है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरी सिंड्रोम, ठीक है, PCOS की वजह से भी यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है। देखो PCOS के बारे में अभी हम लोग बात करेंगे, और
बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि यहाँ पे इसका मैकेनिज्म हमारा क्या होता है। तो देखो यहाँ पे ड्यू टू वेरियस इटोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी कह सकते हो हमारा जो भी हमारा कह सकते हो अनबैलेंस डाइट है, ठीक है, डायबे और ओबेसिटी है, उसकी वजह से क्या होता है जो हमारे सेल्स के मतलब रिसेप्टर्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाते हैं ना। इसकी वजह से क्या होता है जो हमारा इंसुलिन है, ठीक है, वो हमारा रिसेप्टर्स पे अच्छे से बाइंड होता नहीं है, जिसकी वजह से क्या होता है कि अल्टीमेटली देखो जैसे धीरे धीरे जब इंसुलिन बाइंड नहीं होता है तो बॉडी को लगता है कि इंसुलिन बन नहीं रहा है, जबकि एक्चुअल में क्या हो रहा है, ध्यान समझना, असल में इंसुलिन बाइंड नहीं हो पा रहा है, लेकिन बॉडी को लगता है कि इंसुलिन जब नहीं बाइंड हो रहा है तो इंसुलिन बन नहीं रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है ये बीटा सेल्स से और ज़्यादा इंसुलिन बनवाना चालू कर देती है, जिसकी वजह से क्या हो जाता है हाइपरट्रॉफी ऑफ बीटा सेल्स। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि बीटा सेल्स का कह सकते हो यहाँ पे साइज बढ़ना चालू हो जाता है, ठीक है। अब इसकी वजह से क्या होता है हमारा हाइपर इंसुलिनीमिया हो जाता है, यानी कि इंसुलिन का प्रोडक्शन बहुत बढ़ जाता है, क्योंकि देखो पहले तो ये नॉर्मल बना ही रही थी, लेकिन जब यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हुई तो ये और ज़्यादा बनाने लगी, जिसकी वजह से इंसुलिन बहुत ज़्यादा बढ़ गया। और उसकी वजह से क्या होगा डिस्फंक्शन और फेलियर ऑफ बीटा सेल्स, जिसकी वजह से क्या होगा देखो कुछ दिनों तक तो इसने इंसुलिन बहुत बनाया, लेकिन अल्टीमेटली क्या होगा कि इतना काम करने के बाद ये बिल्कुल खत्म हो गई, यानी ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो गई, ठीक है। तो इसकी वजह से यहाँ पे फेलियर हो जाता है ना। इसकी वजह से क्या होगा अब अल्टीमेटली भाई देखो इन सारी चीज़ों की वजह से, यानी पहले तो रिसेप्टर बाइंड ही नहीं हो पा रहा है, फिर इंसुलिन और कम हो रहा है, जिसकी वजह से अल्टीमेटली हमारा ब्लड ग्लूकोज लेवल बढ़ता जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, देखो सबसे पहले हमें यहाँ पे कंडीशन होती है प्री डायबिटीज, यानी सबसे पहले हमारा ब्लड शुगर लेवल थोड़ा बढ़ता है और धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते यहाँ पे ये बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और हमारा टाइप 2 डायबिटीज मेलाइटिस हमें देखने को मिल जाता है। अब बाकी यहाँ पे देखो सिम्टम्स की बात करें तो देखो जैसा मैंने बताया सिम्टम्स इसके भी बिल्कुल सेम रहेंगे, जैसे बहुत ज़्यादा प्यास लगना, फ्रिक्वेंट यूरिनेशन, रीजन आप लोग समझ ही गए हो, ठीक है, और इंक्रीज हंगर, वेट लॉस, फटीक, स्लो हीलिंग। अब यहाँ पे देखो स्लो हीलिंग वही चीज़ है ना कि हमें और कोई अगर बीमारी हो जाती है तो उसकी हीलिंग भी काफ़ी स्लो हो जाती है, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे हमें ये ज़्यादा ध्यान रखना है कि हमें और कोई बीमारी ना हो शुगर के साथ साथ, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें अपने कॉम्प्लिकेशंस की, तो यहाँ पे देखो कॉम्प्लिकेशंस जैसे क्या क्या वही चीज़ है ना कि डायबिटिक न्यूरोपैथी, नेफ्रोपैथी, रेटिनोपैथी और कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो देखो वही चीज़ जब ब्लड वेसल्स डैमेज हो रही है तो यहाँ पे सारी प्रॉब्लम हो सकती हैं। और डिप्रेशन, एंजाइटी तो आप लोग समझ गए। बाकी ट्रीटमेंट और मैनेजमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो मेनली हमारा क्या होता है, जैसे हम लोग डाइट को हेल्दी कर सकते हैं, रेगुलर एक्सरसाइज, वेट मैनेजमेंट। और मेडिकेशंस की बात करें तो हमारी कुछ मेडिकेशंस होती हैं, जैसे हमारा सल्फोनिल यूरिया हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। और मेडिकेशंस की बात करें तो हम लोग यहाँ पे कुछ मेडिकेशंस ले सकते हैं, जैसे सल्फोनिल यूरिया हो गया, मेटफॉर्मिन हो गया। और बाकी हम लोग यहाँ पे ब्लड शुगर मॉनिटरिंग, तो ये सारी चीज़ें करके हम लोग यहाँ पे अपने टाइप 2 डायबिटीज़ को ट्रीट या मैनेज कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे डायबिटीज मेलाइटस। आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने थायराइड डिसऑर्डर्स के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे थायराइड डिजीज के बारे में, तो यहाँ पे देखो जो हमारी बॉडी के अंदर होती है थायराइड ग्लैंड, तो थायराइड ग्लैंड अगर आप लोग देखो तो हमारी कुछ इस टाइप की, यानी कि कुछ बटरफ्लाई शेप की देखने को मिलती है। तो थायराइड ग्लैंड हमारी क्या होती है, इट इज अ स्मॉल बटरफ्लाई शेप्ड एंडोक्राइन ग्लैंड प्रेजेंट इन द फ्रंट रीजन ऑफ ट्रैकिया लोअर टू लारिंग्स, ठीक है। तो देखो यहाँ पे ट्रैकिया, लारिंग्स, ये सारी चीज़ें आप लोग देख लेना। बाकी यहाँ पे ये फ्रंट ट्रैकिया के फ्रंट में होती है और लारिंग्स के जस्ट नीचे होती है। तो यहाँ पे देखो ये हमारा ट्रैकिया होता है, ठीक है। और यहाँ पे इसी के फ्रंट में हमें यहाँ पे ये हमारी कह सकते हो जो है हमारी थायराइड ग्लैंड देखने को मिलती है। अब देखो यहाँ पे ये थायराइड ग्लैंड क्या होता है, ये मेनली हमारे 3 टाइप के हार्मोन सीक्रेट करती है। तो यहाँ पे देखो 3 टाइप के हार्मोन क्या होते हैं, देखो पहला होता है थायराइड हार्मोन और दूसरा होता है कैल्सिटोनिन। और यही थायराइड हार्मोन हमारे 2 टाइप के होते हैं। तो इस तरीके से हम लोग कह सकते हैं हमारे 3 हार्मोन, यानी कि T3, T4 और कैल्सिटोनिन, ये 3 हार्मोन हमारा मेनली थायराइड ग्लैंड सीक्रेट करने का काम करती है। अब देखो T3 क्या होता है, ट्राई आइडोथायरोनिन, और T4 होता है हमारा थायरोक्सिन। और यही दोनों हमारे मेन थायराइड हार्मोन्स होते हैं, यानी कि कह सकते हो थायराइड ग्लैंड का जो मेन फंक्शन है, कह सकते हो हमारी बॉडी में जितना भी मेटाबॉलिज्म का फंक्शन होता है उसको कंट्रोल करने का काम हमारे यही दोनों हार्मोन करते हैं। तो ये दोनों ही हमारे यहाँ पे मेन हार्मोन होने वाले हमारे थायराइड डिजीज के अंदर। तो यहाँ पे देखो होता क्या है, ये जो हमारे थायरोक्सिन है और ट्राई आइडोथायरोनिन है, ये हमारे क्या करते हैं, ये हमारे बॉडी के मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करते हैं। यानी हमारी बॉडी का जो भी मेटाबॉलिज्म है उसको कह सकते हो स्पीड अप और स्लो और कंट्रोल करने का काम हमारा यहाँ पे ये दोनों हार्मोन करते हैं। बाकी यहाँ पे नाउ डिस्टर्बेंस इन दीज थायराइड हार्मोन्स लीड्स टू थायराइड डिसऑर्डर्स। और इन्हीं दोनों में जो डिस्टर्बेंस होता है इसी की वजह से हमें थायराइड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं, जो कि मेनली 2 टाइप के होते हैं। देखो पहला होता है हाइपरथायरॉयडिज्म, दूसरा होता है हाइपोथायरॉयडिज्म। देखो बहुत ही सिंपल है, हाइपरथायरॉयडिज्म का मतलब कि ये जो हमारे दोनों हार्मोन है इनका सिक्रीशन यहाँ पे बढ़ जाता है, यानी ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाते हैं। और हाइपोथायरॉयडिज्म का मतलब होता है कि ये दोनों हमारे यहाँ पे थोड़ा सा कम अमाउंट में सिक्रीट होने लग जाते हैं, यानी कि कह सकते हो बॉडी को जितनी ज़रूरत है अगर उससे कम हो गए तो हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म, और जितनी ज़रूरत है अगर उससे ज़्यादा हो गए तो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म।
अब देखो थोड़ा सा हम लोग देखते हैं कि आखिर ये हमारे T3 एंड T4 सीक्रेट कैसे होते हैं। तो यहाँ पे देखो, अब अगर आप लोग को डिटेल में जानना है तो आप लोग यहाँ पे एंडोक्राइन ग्लैंड्स का लेक्चर HAP में देख लेना। बाकी सिंपली समझो, जो हमारी बॉडी के अंदर हाइपोथैलेमस होता है, सबसे पहले ये हमारा एक हार्मोन रिलीज करता है जिसको हम लोग बोलते हैं TRH, ठीक है, थायरोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये हमारा TRH हार्मोन रिलीज करता है तो ये हमारा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के पास, और जैसे ही पिट्यूटरी ग्लैंड के पास हमारा TRH पहुंचता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा निकालना चालू कर देती है TSH, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। और जब ये हमारा रिलीज करती है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन तो ये हमारा जाता है थायराइड ग्लैंड के पास, और ये हमारा थायराइड ग्लैंड को स्टिमुलेट करता है क्या रिलीज करने के लिए, T3 एंड T4। तो अगर हम लोग थोड़ा सा देखें तो T3 एंड T4 कब रिलीज होते हैं, जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड रिलीज करता है TSH, और ये कब रिलीज करता है TSH, जब हमारा हाइपोथैलेमस रिलीज करता है TRH। तो यहाँ पे ध्यान से देखो, अगर हमारा T3 एंड T4 इंक्रीज हो रहा है तो उसके पीछे मेनली कह सकते हो हमारे 2-3 रीजन हो सकते हैं, जिसमें से कुछ हमारा क्या होता है मेन कि हमारा या तो TSH का लेवल बढ़ जाए। देखो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड को ये दोनों हार्मोन रिलीज करने के लिए स्टिमुलेट कौन कर रहा है, हमारा TSH। तो अगर हमारा TSH बढ़ जा रहा है, ठीक है, तो हमारे ये हार्मोन का सिक्रेशन बढ़ जाएगा, और अगर हमारा TRH बढ़ जा रहा है तो उसकी वजह से भी हमारा इसका सिक्रेशन बढ़ या घट सकता है। यानी इन दोनों के बढ़ने या घटने से हमारा T3 एंड T4 का सिक्रेशन कम ज़्यादा हो सकता है। तो देखो ये एक बेसिक बातें थी, आप लोग समझ गए कि हमारा जो मेन T3 एंड T4 है, इसी के बढ़ने या घटने से हमारा जो है थायराइड डिसऑर्डर्स देखने को मिलते हैं। अगर बढ़ता है तो हाइपर और घटता है तो हमारा हाइपो। तो इन दोनों के बारे में ही हम लोग थोड़ा सा डिटेल में बात करते हैं। तो बात करें हम लोग यहाँ पे अपने हाइपर थायराइडिज्म के बारे में, यानी कि जो हमारा थायराइड हार्मोन है उसका सिक्रेशन अगर बढ़ जाता है तो क्या क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, सबसे पहले हम लोग हाइपर थायराइडिज्म को हम लोग जो है एक और नाम से जानते हैं, थायरोटॉक्सिकोसिस, ठीक है, तो इस नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। बाकी देखो सिंपली इसका मतलब क्या है, हाइपर थायराइडिज्म इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ टू मच थायराइड हार्मोन्स फ्रॉम एन ओवर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। अब देखो यहाँ पे जैसे T3 एंड T4 ज़्यादा कब होगा, जब हमारी थायराइड ग्लैंड यहाँ पे ओवर एक्टिव हो जाएगी, यानी ज़रूरत से ज़्यादा एक्टिवेट हो जाएगी। बाकी कैसे होगी तो वो सारी चीज़ें हम लोग देखेंगे। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म इज ग्रेव्स डिजीज। अब देखो यहाँ पे ये सारी चीज़ें अभी हम लोग बहुत डिटेल में देखेंगे। बाकी आप लोग समझो कि इसके पीछे जो एक सबसे मेजर कॉज होता है, या फिर कह सकते हो मेन जो रीजन होता है, वो हमारा हो जाता है ग्रेव्स डिजीज। अब ये क्या होती है इसको हम लोग देख रहे हैं अभी। और बाकी हम लोग बात करें तो ओवर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन लीड्स टू वेरियस एबनॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। देखो एक चीज़ समझो, थायराइड हार्मोन हमारे मेनली मेटाबॉलिज्म को ही कंट्रोल करते हैं, तो इसकी वजह से डिस्टर्बेंस भी हमारे मेटाबॉलिक फंक्शंस में ही देखने को मिलती है। चाहे हमारा हाइपर हो चाहे हाइपो हो, दोनों की वजह से हमारा मेटाबॉलिक फंक्शंस यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाते हैं, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे थोड़ा सा बात करते हैं अपने कॉजेज ऑफ हाइपर थायराइडिज्म के बारे में, यानी कि जो हमारा हाइपर थायराइडिज्म है तो इसके पीछे क्या क्या रीजन हो सकते हैं, यानी कौन कौन से रीजन की वजह से हमारा जो कह सकते हो T3 एंड T4 है उसका सिक्रेशन बढ़ जाता है। तो यहाँ पे सबसे मेजर सबसे पहला रीजन आ जाता है ग्रेव्स डिजीज। तो इसको हम लोग देखेंगे अभी क्या होता है। बाकी यहाँ पे कुछ और भी चीज़ें हो सकती हैं, जैसे टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर और टॉक्सिक एडिनोमा। अब देखो मुझे पता है आप लोग नहीं समझ रहे हो, ये सारी चीज़ें भी हम लोग देखेंगे बहुत डिटेल में, ठीक है। और हाइपर सिक्रेशन ऑफ TSH, तो देखो वो चीज़ है ना कि अगर हमारा TSH या फिर TRH का सिक्रेशन बढ़ जाता है तब तो हमारा ये बढ़ ही जाएगा, ठीक है। हाइपर सिक्रेशन ऑफ TRH या फिर थायराइडाइटिस, ठीक है, इसका मतलब होता है हमारा थायराइड ग्लैंड में इन्फ्लामेशन। देखो अगर कहीं भी आप लोग को आइटिस वर्ड लास्ट में देखने को मिले तो आप लोग सिंपली समझ जाओ कि यहाँ पे इन्फ्लामेशन की बात हो रही है। तो यहाँ पे थायराइड ग्लैंड में अगर हमें इन्फ्लामेशन देखने को मिल जाता है तो उसकी वजह से भी हमारा इसका सिक्रेशन बढ़ सकता है। और बाकी यहाँ पे एक्सेसिव आयोडीन इनटेक, तो होता क्या है कि देखो ये जो हमारा T3 एंड T4 का फॉर्मेशन है इसके लिए हमारा आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। तो अगर हम लोग आयोडीन का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा ही हमारी बॉडी में हो जाता है, ठीक है, आयोडीन हम लोग बहुत ज़्यादा ही लेने लग जाते हैं, तो उसकी वजह से भी देखो जनरली नहीं लेकिन कभी कभी उसकी वजह से भी हमारा T3 एंड T4 का सिक्रेशन बढ़ सकता है। तो अब हम लोग यहाँ पे बात करें अपने पैथोजेनेसिस के बारे में। तो यहाँ पे देखो जो हमारी जो मेन ऊपर के हम लोगों ने जो 3 कॉजेस देखे, ग्रेव्स डिजीज, टॉक्सिक मल्टीनोडुलर ग्वाइटर और टॉक्सिक एडिनोमा, तो इन तीनों को ही थोड़ा सा हम लोग समझ के अपना पैथोजेनेसिस को समझेंगे। तो यहाँ पे आप लोग ऐसे समझो कि देखो यहाँ पे क्या होता है कि सबसे पहले हम लोग देखते हैं अपने ग्रेव्स डिजीज को, ठीक है, कि ग्रेव्स डिजीज की वजह से कैसे हो सकता है। तो देखो ग्रेव्स डिजीज में होता क्या है, हमारी बॉडी के अंदर एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स यहाँ पे डेवलप हो जाता है। अब देखो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स अभी हम लोगों ने देखा डायबिटीज़ में, बट अगर आप लोग डायरेक्टली यहाँ पे जंप किए तो आप लोग ऐसे समझो कि ऑटो इम्यून डिजीजेस हमारी वो प्रॉब्लम्स होती हैं
जहाँ पे क्या होता है कि जो हमारी बॉडी के अंदर इम्यून सिस्टम होता है वो हमारी बॉडी के अंदर ही अटैक करना चालू कर देता है। यानी देखो नॉर्मली क्या होता है कि इम्यून सिस्टम हमें फॉरेन पार्टिकल से प्रोटेक्ट करता है, यानी बाहर जो भी वायरस बैक्टीरिया होते हैं उनसे हमें बचाता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि ये हमारी बॉडी के अंदर ही अटैक करना चालू कर देता है, यानी इसको ऐसा लगने लग जाता है कि हमारी बॉडी के अंदर ही कुछ प्रॉब्लम हो गई है। तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ऑटो इम्यून डिजीज, और वो हमारी बॉडी के लिए बिल्कुल अच्छा नहीं होता है क्योंकि हमारी बॉडी को ही डैमेज करना चालू कर देता है। तो यहाँ पे देखो इस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होता है कि हमारा जो हमारा एक रिलीज होता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स का। देखो यहाँ पे ध्यान से समझना है, यहाँ पे क्या होता है कि हमारी बॉडी के अंदर एक डेवलप हो जाती है ऑटो इम्यून डिजीज, ठीक है, कुछ जेनेटिक म्यूटेशंस की वजह से। तो उसकी वजह से होता क्या है कि हमारी बॉडी रिलीज करने लग जाती है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स, ठीक है। अब ये क्या होता है, तो देखो जनरली क्या होता है कि हम लोगों ने देखा कि पिट्यूटरी ग्लैंड जब रिलीज करता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन यानी टीएसएच, तब हमारा थायराइड ग्लैंड रिलीज करता है T3 and T4। लेकिन इस केस में क्या होता है, इस ऑटो इम्यून डिजीज की वजह से क्या होता है कि टीएसएच का सिक्रेशन पहली बात घट जाता है, ठीक है, इसका सिक्रेशन बहुत कम हो जाता है, और इसकी जगह हमारा सिक्रेशन चालू हो जाता है थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का, यानी कह सकते हो TSI, ठीक है, थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का। और ये क्या करते हैं, अब भाई ये हमारी बॉडी में कुछ ऐसा काम करते हैं कि ये भी देखो पहली बात ये भी हमारे थायराइड ग्लैंड को ही स्टिमुलेट करते हैं, ठीक है, T3 and T4 रिलीज करने के लिए। लेकिन यहाँ पे ये स्टिमुलेशन कुछ ज़्यादा हो जाता है, मतलब देखो ऐसे समझो कि TSH क्या होता है, ये हमारा इसको नॉर्मली ही स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से जितनी ज़रूरत है उतना ही T3 and T4 हमारा रिलीज होता है हमारी थायराइड ग्लैंड से। लेकिन ये जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है ये हमारे थायराइड ग्लैंड को कुछ ज़्यादा ही स्टिमुलेट कर देती हैं, जिसकी वजह से T3 and T4 का सिक्रेशन काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाता है। और दूसरी बात कि यहाँ पे काफ़ी लंबे टाइम के लिए होता है। देखो ऐसे समझो ना कि जो TSH है ना ये हमारा सिर्फ तब तक काम करता है जब तक हमारी बॉडी में T3 and T4 की ज़रूरत होती है, और जैसे ही ये T3 and T4 हमारी बॉडी में बढ़ जाता है तो हमारा जो है TSH को एक निगेटिव फीडबैक सिस्टम जाता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, यानी TSH का सिक्रेशन कम हो जाता है। और जब TSH का सिक्रेशन कम होगा तो T3 and T4 का सिक्रेशन भी यहाँ पे कम हो जाएगा। लेकिन ये जो हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन है ना, तो इसमें यहाँ पे कोई भी निगेटिव फीडबैक नहीं जाता है, यानी ये हमारा क्या होता है, ये हमारा सिक्रीट होता ही रहता है, जिसकी वजह से हमारा T3 and T4 का सिक्रेशन बहुत ज़्यादा बढ़ने लगता है काफ़ी लंबे टाइम तक। यानी कि ये हमारा कह सकते हो, जैसे ऐसे समझो कि अगर TSH हमारा 1 घंटे तक काम करता है तो ये हमारा कह सकते हो 12 से 14 घंटे तक काम करने लग जाता है। तो उसकी वजह से क्या होगा भाई, ये हमारा बहुत लंबे टाइम तक काम कर रहा है तो हमारी थायराइड ग्लैंड कुछ ज़्यादा ही हमारे हार्मोन सिक्रेट कर देंगे, ठीक है। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे प्रोलॉन्ग्ड स्टिमुलेशन ऑफ थायराइड ग्लैंड हो जाता है, और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं यहाँ पे हमारा ग्रेव्स डिजीज, ठीक है। तो ग्रेव्स डिजीज में मेनली क्या होता है कि हमारा एक ऑटो इम्यून डिजीज डेवलप हो जाती है, जिसकी वजह से क्या होता है कि हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबुलिन्स का रिलीज होना स्टार्ट हो जाता है, और जिसकी वजह से हमारा थायराइड ग्लैंड के अंदर प्रोलॉन्ग का मतलब क्या है कि काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी थायराइड ग्लैंड स्टिमुलेट हो जाती है, और हमारा T3 and T4 ज़रूरत से ज़्यादा ही निकलना स्टार्ट हो जाता है। देखो यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक है, आप लोग सही कर लेना, यहाँ पे इम्यूनोग्लोबुलिन्स होगा, ठीक है, LI होगा यहाँ पे। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें अपने सेकेंड टाइप की, ठीक है, तो और किस वजह से हो सकता है, तो यहाँ पे देखो अगर हमारी थायराइड ग्लैंड में मान लो जो है कुछ मल्टीपल नोड्यूल्स प्रेजेंट हो जा रहे हैं, ठीक है। नोड्यूल्स मतलब ऐसे समझ सकते हो कि जैसे आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा, ठीक है, तो अगर हमारा कुछ इस टाइप का स्ट्रक्चर हमारी थायराइड ग्लैंड में बहुत ज़्यादा ही देखने को मिल जा रहा है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारा थायराइड ग्लैंड है उसके साइज यहाँ पे बढ़ जाता है, और जब थायराइड ग्लैंड का यहाँ पे साइज बढ़ जाता है तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं मल्टी नोडुलर ग्वाइटर। देखो ग्वाइटर का मतलब होता है सिंपली हमारे थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाना। अब ये ग्वाइटर ना हमारे बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसी में से एक होता है मल्टी नोडुलर ग्वाइटर, जिसमें क्या होता है कि हमारे थायराइड ग्लैंड में मल्टीपल्स नोड्यूल्स देखने को मिल जाते हैं। और जब देखो यहाँ पे क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड का जब साइज बढ़ जाता है तो उसकी वजह से क्या होता है, जो हमारा T3 and T4 है उसका सिक्रेशन भी यहाँ पे बढ़ जाता है। लेकिन देखो यहाँ पे एक चीज़ आप लोग समझना कि जरूरी नहीं है कि हमारी थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़े तो यहाँ पे T3 and T4 का सिक्रेशन भी बढ़े, लेकिन यहाँ पे ये डिपेंड करता है। जैसे मल्टी नोडुलर ग्वाइटर में क्या होता है, देखो यहाँ पे ग्वाइटर क्या होता है, ग्वाइटर का मतलब है साइज बढ़ जाना, लेकिन ग्वाइटर बहुत अलग अलग टाइप के होते हैं, तो उसमें से एक होता है मल्टी नोडुलर, और इसमें क्या होता है, इसमें हमारा मतलब T3 and T4 का सिक्रेशन बढ़ जाता है। अब इसी तरह से एक और ग्वाइटर होता है एंडेमिक ग्वाइटर, जिसको हम लोग अभी देखेंगे, उसमें क्या होता है, उसमें भी हमारा थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ता है, लेकिन उसमें हमारा T3 and T4 का सिक्रेशन बढ़ता नहीं है बल्कि कम हो जाता है, ठीक है। तो इस चीज़ से आप लोग कंफ्यूज मत होना कि साइज बढ़ रहा है तो सिक्रेशन बढ़ेगा। यहाँ पे साइज बढ़ने पे डिपेंड करता है कि वो किस वजह से बढ़ रहा है। तो यहाँ पे ये हमारा एक रीजन होता है जिसमें क्या होता है, हाइपर सिक्रेशन हो जाता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे थर्ड रीजन की बात करें तो जैसे मान लो हमारे थायराइड ग्लैंड के अंदर कोई ट्यूमर देखने को मिल जा रहा है, यानी थायराइड ग्लैंड में कह सकते हो कुछ एक्स्ट्रा मास यानी कि सेल्स के नंबर कह सकते हो या तो इंक्रीज हो जा रहा है या तो साइज बढ़ जा रहा है।
तो यहाँ पे क्या होता है कि उसकी वजह से भी हमारा जो है T3 एंड T4 का सिक्रेशन बढ़ जाता है। और हमारा अब देखो यहाँ पे वही चीज़ है ना कि जब T3 एंड T4 का सिक्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, ठीक है, काफ़ी, तो ये हमारा एक निगेटिव फीडबैक भेजता है किसको, TSH को, जिसकी वजह से इसका सिक्रेशन कम हो जाता है, ठीक है। और इसकी वजह से क्या हो जाता है, हमें यहाँ पे थायराइड एडिनोमा देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे देखो इन तीनों की वजह से अल्टीमेटली क्या हो सकता है। अब देखो एक चीज़ समझो कि हो सकता है ये तीनों एक साथ हो जाएं, हो सकता है अलग अलग हों, ठीक है, और हो सकता है कि जैसे और भी कुछ रीजन्स हो सकते हैं, लेकिन ये तीनों थोड़ा सा मेन होते हैं, इसलिए हम लोगों ने इसको देखा है। जैसे बाकी हमारा थायराइडाइटिस भी एक रीजन हो सकता है, एक्सेसिव आयोडीन इनटेक भी एक रीजन हो सकता है, और बाकी यहाँ पे देखो जो हाइपर सिक्रेशन ऑफ TSH है और हाइपर सिक्रेशन ऑफ TRH है, ये सारी चीज़ें देखो यहाँ पे तो इंक्लूड हो जा रही हैं। जैसे हमारा TSH का सिक्रेशन ही तो बढ़ रहा है यहाँ पे, ठीक है, और कहीं कहीं यहाँ पे कम हो रहा है, तो वही चीज़ है। और बाकी यहाँ पे इन सब की वजह से देखो क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा जो है जो हमारा T3 एंड T4 है उसका सिक्रेशन यहाँ पे बढ़ जाता है, हाइपर सिक्रेशन, और हमें यहाँ पे देखने को मिल जाता है हाइपर थायरॉयडिज्म। तो ये था हमारा यहाँ पे पैथोजेनेसिस ऑफ हाइपर थायरॉयडिज्म। और अब हम लोग यहाँ पे बात करें इसके कुछ सिम्टम्स की। तो यहाँ पे देखो एक चीज़ आप लोग समझना कि यार जो हमारे थायराइड हार्मोन्स हैं ये क्या करते हैं, ये हमारे मेटाबॉलिज्म पे डायरेक्टली एक्ट करते हैं। अब देखो हाइपर में क्या हो रहा है भाई, इसका सिक्रेशन बढ़ रहा है, तो अगर हमारे T3 एंड T4 का सिक्रेशन बढ़ेगा तो हमारी बॉडी के अंदर जो मेटाबॉलिज्म है वो भी तो बढ़ेगा, क्योंकि ये देखो क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी के मेटाबॉलिज्म पे ही तो एक्ट करते हैं। तो अगर इनका सिक्रेशन बढ़ गया तो ये क्या करेंगे, मेटाबॉलिज्म को बहुत ज़्यादा बढ़ा देंगे। और जब हमारी बॉडी में मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, देखो मेटाबॉलिज्म का मतलब होता है सिंपली हमारी बॉडी में अंदर जो केमिकल रिएक्शंस चल रही होती हैं। तो जैसे केमिकल रिएक्शंस चलती हैं तभी हमारी बॉडी एनर्जी प्रोड्यूस करती है, ऐसे समझो, ठीक है। तो एनर्जी जब प्रोड्यूस करती है हमारी बॉडी तो क्या होता है, हमारा कह सकते हो ATP का फॉर्मेशन होता है हमारी बॉडी में। तो जो भी हम लोग खाना वगैरह खाते हैं उसका कह सकते हो यूटिलाइजेशन होता है ना, जो भी हम लोग बाहर से ले रहे होते हैं फूड सोर्स, ठीक है, एनर्जी सोर्स, उनका यूटिलाइजेशन होता है, और उसी वजह से क्या होता है हमें एनर्जी वगैरह देखने को मिलती है। तो देखो यहाँ पे हाइपर थायरॉइडिज्म में क्या होता है कि हमारा कह सकते हो मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ गया। तो मेटाबॉलिज्म बढ़ने से क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले हमारा इंक्रीज्ड एपेटाइट, यानी कि हमें बहुत ज़्यादा भूख लगने लग जाती है। अब भूख क्यों लगने लग जाती है, क्योंकि देखो जो हम लोग खाना खा रहे हैं उसका यहाँ पे बहुत जल्दी ही मेटाबॉलिज्म हो जा रहा है, यानी जो हम लोग खा रहे हैं वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है। तो उसकी वजह से क्या हो रहा है कि हमारी बॉडी को बार बार खाने की जरूरत पड़ रही है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म बहुत फास्ट हो गया हमारी बॉडी का। आप लोगों ने अक्सर सुना भी होगा कि जिनका मेटाबॉलिज्म फास्ट होता है वो यहाँ पे जो भी खाते हैं उनको जल्दी नहीं लगता है, क्योंकि क्या होता है कि वो जो भी खाते हैं, ठीक है, वो बहुत जल्दी मेटाबोलाइज हो जाता है, यानी बहुत जल्दी ही वो एनर्जी में कन्वर्ट वगैरह हो जाता है, ठीक है। और बाकी यहाँ पे वेट लॉस, तो यहाँ पे देखो होता क्या है कि भाई जब हमारा मेटाबॉलिज्म बहुत ज़्यादा बढ़ गया है तो हम लोग खाना तो खा रहे हैं लेकिन वो लग तो रहा नहीं है, क्योंकि वो तो इतनी जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है, ठीक है। तो उसकी वजह से क्या होता है, अल्टीमेटली यहाँ पे वेट लॉस भी देखने को मिल जाता है, ठीक है। और हीट इंटॉलरेंस, तो देखो होता क्या है, देखो मेटाबॉलिज्म मतलब हमारी बॉडी के अंदर जो भी केमिकल रिएक्शंस हैं, तो भाई केमिकल रिएक्शंस जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगी तो हमारी बॉडी के अंदर अपने आप ही हीट इतनी डेवलप हो रही है कि वो यहाँ पे मतलब हमारी बॉडी के अंदर ही इतनी हीट हो जाती है कि वो और ज़्यादा हीट टॉलरेट नहीं कर पाती है, ठीक है। तो मतलब काफ़ी ज़्यादा हमें कह सकते हो गर्मी वगैरह लगने लगती है अगर हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म का केस है। और बाकी हम लोग बात करें तो हाई एक्साइटेबिलिटी, तो देखो यहाँ पे वही चीज़ है कि मेटाबॉलिज्म जो बहुत फास्ट हो रहा है तो केमिकल रिएक्शन बहुत ज़्यादा हो रही हैं, जिसकी वजह से हमारा कह सकते हो ATP भी बहुत ज़्यादा प्रोड्यूस हो रहा है, जिसकी वजह से क्या होता है कि थोड़ा सा जो कह सकते हो एक स्लो मतलब शॉर्ट इंटरवल के टाइम में हमें बहुत हाई एक्साइटेबिलिटी भी देखने को मिल सकती है हाइपरथायरॉयडिज्म में। और बाकी यहाँ पे डायरिया भी देखने को मिल सकता है, क्योंकि यहाँ पे देखो डायरिया क्या होता है कि जैसे हमारी जो बॉवल मूवमेंट है, ठीक है, तो उनके अंदर पेरिस्टाल्सिस मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, यानी कह सकते हो सिंपली बॉवल मूवमेंट बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो जाता है। तो जब बॉवल मूवमेंट बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा तो यहाँ पे जो भी कह सकते हो हमारा स्टूल है, ठीक है, उसमें यहाँ पे वाटर का अमाउंट बहुत ज़्यादा बढ़ना स्टार्ट हो जाएगा, जिसकी वजह से हमें डायरिया भी देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग बात करें तो फैटीग एंड मसल वीकनेस। अब देखो क्या होता है कि जैसे मान लो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शन बहुत बढ़ रही हैं और हम लोग यहाँ पे कह सकते हो खाना वगैरह नॉर्मली कंज्यूम कर रहे हैं, तो क्या होगा कि भाई हमारे मेटाबॉलिज्म तो बहुत फास्ट हो रहा है, तो उससे क्या होगा कि अल्टीमेटली हमारी बॉडी के अंदर जो है बहुत ज़्यादा थकावट देखने को भी मिल जाएगी। क्योंकि क्या होगा कि देखो जब हमारा जो भी हम लोग खाना खा रहे हैं वो तो इतनी जल्दी मेटाबोलाइज हो जा रहा है कि वो बहुत शॉर्ट टर्म में खत्म हो जा रहा है, जिसकी वजह से एट लास्ट में क्या होगा कि हमें बहुत ज़्यादा कह सकते हो थकावट भी देखने को मिल सकती है। और इंक्रीज स्वेटिंग, तो वही चीज़ है कि हमारी जब मेटाबॉलिज्म बहुत बढ़ गया है तो हमारी बॉडी में केमिकल रिएक्शंस बढ़ रही हैं, हमारी बॉडी के अंदर हीट बढ़ रही है, तो उसकी वजह से हमें यहाँ पे स्वेटिंग भी बहुत ज़्यादा देखने को मिल सकती है। और उसके बाद यहाँ पे कुछ मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज भी देखने को मिल सकती हैं और स्लीप डिस्टर्बेंसेज, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या होता है कि जैसे हाइपर मेटाबॉलिज्म जब बहुत बढ़ जाता है तो यहाँ पे एक्साइटेबिलिटी बढ़ जाती है, जिसकी वजह से एक एक्साइटेशन की स्टेट रहती है। और आप लोग समझ रहे हो ना कि जब एक्साइटेड रहोगे आप लोग तो यहाँ पे स्लीप वगैरह भी डिस्टर्ब हो जाती है।
और उसके बाद यहाँ पे इसका एक सेवियर जो कह सकते हो सिम्टम्स होता है, ठीक है, तो वहाँ पे एक्जॉप्थेल्मोस भी देखने को मिल सकता है। तो देखो यहाँ पे एक्जॉप्थेल्मोस क्या होता है कि इसमें क्या होता है कि जो हमारी आई बॉल होती हैं, ठीक है, वो थोड़ा सा ऐसे कह सकते हो बाहर निकली हुई, मतलब ऐसा लगता है कि कोई आंखें बहुत मतलब बाहर आ जा रही है, ठीक है। तो ये क्या होता है, इसमें मेनली हमारी आई के पीछे जो सिलेरी मसल्स हैं, ठीक है, तो उनके अंदर इन्फ्लामेशन वगैरह हो जाता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे सिम्टम्स। अब देखो एक चीज़ समझो कि ये जो हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं, ठीक है, तो ये हमारे जस्ट अपोजिट होते हैं हमारे हाइपो के, यानी कि हाइपोथायरॉयडिज्म और हाइपरथायरॉयडिज्म के सिम्टम्स हैं वो एक दूसरे से जस्ट अपोजिट होते हैं। तो एक आप लोग याद कर लो तो दूसरा अपने आप ही याद हो जाएगा। जैसे ऐसे समझो ना कि यहाँ पे हमारा क्या हो रहा है, मेटाबॉलिज्म बढ़ जा रहा है, तो उसमें क्या होगा, मेटाबॉलिज्म स्लो हो जाएगा, तो यहाँ पे जो भी चीज़ें हैं वहाँ पे उल्टी हो जाएंगी। अभी हम लोग देखेंगे जैसे वहाँ पे भूख कम हो जाएगी, वहाँ पे वेट गेन होने स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है, और वहाँ पे हमें जो है थोड़ा कोल्ड वगैरह फील होने स्टार्ट हो जाएगी। तो वही चीज़ें हैं, बाकी हम लोग अभी देखेंगे। और कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यानी कि इसकी वजह से हमें और क्या क्या कॉम्प्लिकेशंस देखने को मिल सकते हैं, तो इसकी वजह से हमें यहाँ पे हार्ट प्रॉब्लम्स भी देखने को मिल सकती है, आई प्रॉब्लम जैसे हम लोगों ने देखा हमारा एक्जॉप्थेल्मोस, और ऑस्टियोपोरोसिस यानी कि हमारा बोन भी काफ़ी वीक हो सकती हैं, ठीक है, और गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल इश्यूज हो ही सकते हैं, ठीक है, क्योंकि मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर है, और रिप्रोडक्टिव एंड मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, तो यहाँ पे इन सब में भी हमारे यहाँ पे प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है। बाकी हम लोग बात करें यहाँ पे ट्रीटमेंट की, तो यहाँ पे देखो जैसा हमारा हाइपरथायरॉयडिज्म में क्या है कि हमारा थायराइड ग्लैंड का सिक्रेशन बढ़ जा रहा है, तो हम लोग यहाँ पे कुछ अपनी एंटी थायराइड ड्रग्स दे सकते हैं, और यहाँ पे रेडियो एक्टिव आयोडीन थेरेपी भी यहाँ पे यूज़ की जा सकती है, और थायराइड सर्जरी। तो देखो जनरली क्या होता है कि हाइपरथायरॉयडिज्म में हमें मेनली थायराइड सर्जरी के लिए ही जाना पड़ता है, यानी थायराइड ग्लैंड जब बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है तो हमें यहाँ पे सर्जरी के थ्रू ही उसको थोड़ा सा रिमूव करना पड़ जाता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बीटा ब्लॉकर्स वगैरह भी दे सकते हैं, ठीक है। तो ये था हमारे यहाँ पे हाइपरथायरॉयडिज्म। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में। तो बात करें हम लोग यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म के बारे में, तो हाइपोथायरॉयडिज्म इज डिफाइंड एज प्रोडक्शन ऑफ इनसफिशिएंट थायराइड हार्मोन्स बाय एन अंडर एक्टिव थायराइड ग्लैंड। देखो यहाँ पे जस्ट पूरा अपोजिट होने वाला है, जितना भी हम लोगों ने हाइपर में देखा सब अपोजिट होने वाला है। यहाँ पे क्या होगा कि हमारा थायराइड ग्लैंड यहाँ पे अंडर एक्टिव हो जाएंगी, ठीक है, वहाँ पे ओवर एक्टिव थी, यहाँ पे अंडर एक्टिव हो जाएंगी, और जिसकी वजह से क्या होगा, हमारा थायराइड हार्मोन्स यहाँ पे बहुत कम हो जाएंगे। और वन ऑफ द मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ हाइपोथायरॉयडिज्म इज हाशिमोटोस डिजीज, हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हाइपरथायरॉयडिज्म में मेन मोस्ट कॉमन कॉज क्या था, हमारा ग्रेव्स डिजीज, और यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा यहाँ पे हाशिमोटोस डिजीज। अब ये क्या होता है हम लोग अभी देखेंगे। और बाकी यहाँ पे बात करें तो जो हमारी वुमेन्स होती हैं, ठीक है, तो वुमेन के अंदर यहाँ पे मेन के कंपैरिजन में ये ज़्यादा ही देखने को मिलता है। आप लोगों ने अक्सर ही देखा होगा कि कई सारी जो भी वुमेन्स होती हैं तो उनके अंदर ये बहुत ज़्यादा ही हमारा देखने को मिलता है, मतलब थायराइड डिजीज उनके अंदर काफ़ी ज़्यादा होती हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो अंडर प्रोडक्शन ऑफ थायराइड हार्मोन्स लीड्स टू वेरियस एबनॉर्मल मेटाबॉलिक फंक्शंस। तो वही चीज़ है कि चाहे ओवर प्रोडक्शन हो चाहे अंडर प्रोडक्शन हो, हमारा डिस्टर्बेंस हो जाता है मेटाबॉलिक फंक्शंस में। और बाकी हम लोग कॉजेज की बात करें तो कॉजेज हमारा जैसे वही चीज़ है कि इसमें हमारे बहुत सारे डिफरेंट कॉजेज आ जाते हैं, जैसे हाशिमोटोस थायरॉइडाइटिस, क्रेटिनिज्म। अब ये क्या होता है हम लोग देखेंगे अभी, ठीक है। एंडेमिक गोइटर, तो देखो यहाँ पे वहाँ पे हम लोगों ने क्या देखा था, हमारा जो है मल्टी नोडुलर गोइटर, और यहाँ पे क्या है एंडेमिक गोइटर, ठीक है। तो ये चीज़ आप लोग समझना कि गोइटर का मतलब होता है थायराइड ग्लैंड का साइज बढ़ जाना, लेकिन जरूरी नहीं है कि उसकी वजह से हमारा हाइपर सिक्रेशन हो, हमारे यहाँ पे हाइपो सिक्रेशन भी हो सकता है, ठीक है, वो टाइप पे डिपेंड करता है। और बाकी यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है, और कुछ हमारी मेडिकेशंस हैं जिसकी वजह से भी हमें हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। और जैसे सर्जरी, जैसे कभी कभी क्या होता है कि मान लो किसी को हाइपरथायरॉयडिज्म है और उसने यहाँ पे सर्जरी करवा के थायराइड ग्लैंड्स से जो भी कह सकते हो एक्स्ट्रा साइज था उसको रिमूव करवा दिया, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो इतना ज़्यादा रिमूव हो जाता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड जो है नॉर्मल अमाउंट में भी सिक्रेट करना बंद कर देती हैं, ठीक है, कमी हो जाता है। तो सर्जरी के टाइम यहाँ पे काफ़ी थोड़ा कह सकते हो केयर करना जरूरी होता है। तो सर्जरी से भी हमारे यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है, ठीक है। तो बात करें हम लोग यहाँ पे इसके पैथोजेनेसिस के बारे में, यानी कि कैसे यहाँ पे किस मैकेनिज्म के थ्रू हमारा हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिलता है। तो यहाँ पे देखो जैसा कि हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही बात करी अपने 3 मेन डिजीज के बारे में, हाशिमोटोस, एंडेमिक गोइटर और क्रेटिनिज्म। तो इन दोनों को ही हम लोग थोड़ा सा समझते हैं कि क्या क्या होता है। तो देखो हाशिमोटो डिजीज होती है, ये भी हमारे एक टाइप के ऑटो इम्यून डिसऑर्डर की वजह से देखने को मिलती है, लेकिन देखो इसमें यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस होता है। देखो यहाँ पे गोइटर हम लोगों ने वहाँ पे देखा था ग्रेव्स डिजीज, तो ग्रेव्स डिजीज में क्या था कि उसमें यहाँ पे ऑटो इम्यून डिजीज में क्या हो रहा था, हमारा थायराइड स्टिमुलेटिंग इम्यूनोग्लोबिन्स का सिक्रेशन हो रहा था,
था। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट होता है। यहाँ पे क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड के अगेंस्ट में हमारी बॉडी जो है कुछ एंटीबॉडी डेवलप करना स्टार्ट कर देती है, और ये एंटीबॉडी क्या करती है, हमारी थायराइड टिश्यूज़ को डिस्ट्रक्शन यानी कि उनको ही खत्म करना, किल करना चालू कर देती है। जिसकी वजह से क्या होता है भाई, जब हमारे थायराइड टिश्यूज ही यहाँ पे किल होना स्टार्ट हो जाएंगे तो क्या होगा, हमारा कह सकते हो जो है T3 एंड T4 का सिक्रेशन भी कम हो जाएगा, क्योंकि थायराइड टिश्यूज का ही तो डिस्ट्रक्शन होना चालू हो गया है। और इसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाशिमोटोस डिजीज। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें तो आयोडीन की अगर मान लो हमारी बॉडी में डेफिशिएंसी हो रही है तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा थायराइड ग्लैंड के अंदर हाइपरट्रॉफी देखने को मिल सकती है। देखो ऐसे समझो कि जब हमारी बॉडी में आयोडीन डेफिशिएंसी होगी तो थायराइड ग्लैंड क्या करेगा, वो अपना साइज थोड़ा सा इंक्रीज कर लेगा। हाइपरट्रॉफी का मतलब होता है कि कह सकते हो सेल्स का साइज थोड़ा बढ़ जाना। तो ये क्यों बढ़ जाएगा, क्योंकि इसको लगेगा कि आयोडीन हमारी बॉडी में बहुत कम हो रहा है, तो हमारी बॉडी में जितना भी आयोडीन है उसको ट्रैप करने के लिए यानी ये बहुत ज़्यादा काम करना स्टार्ट कर देगा, ऐसे समझो। और जब बहुत ज़्यादा काम करेगा तो यहाँ पे हाइपरट्रॉफी हो जाएगी, और इसकी वजह से क्या होगा, हमारा थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट देखने को मिल जाएगा, और इसी को हम लोग बोलते हैं एंडेमिक गोइटर। ठीक है, तो यहाँ पे भी देखो हमारा क्या हो रहा है, थायराइड ग्लैंड में एनलार्जमेंट हो रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि हमारा हाइपर सिक्रेशन होगा, यहाँ पे हाइपो सिक्रेशन होगा। ठीक है, क्योंकि रीजन देखो क्या है, रीजन है हमारा यहाँ पे आयोडीन डेफिशिएंसी। ठीक है, और यहाँ पे बात करें तो कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से क्या हो सकता है कि हमारा जैसे कभी कभी क्या होता है कि हमारी बॉडी में मतलब एक मान लो कोई फीटल स्टेट में, ठीक है, यानी कि कोई बच्चा जब पैदा हो रहा है तो उसमें ही यहाँ पे कुछ ऐसे जेनेटिक म्यूटेशंस हो जाते हैं जिसकी वजह से जन्म से ही यानी कि बर्थ के टाइम से ही उसको यहाँ पे उसके अंदर यहाँ पे T3 एंड T4 का जो है डेफिशिएंसी हो जाती है। ठीक है, और बर्थ के टाइम अगर कभी कभी नहीं होता है तो क्या होता है कि फ्यू वीक्स आफ्टर बर्थ, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं क्रेटिनिज्म। यानी क्रेटिनिज्म में क्या होता है कि बर्थ या फिर कह सकते हो बर्थ के फ्यू मंथ्स बाद से ही हमारा जो है T3 एंड T4 की डेफिशिएंसी देखने को मिल जाती है, और ये हमारा जेनेटिक होती है। ठीक है, यहाँ पे ये रिवर्सिबल नहीं होती है। तो इसकी वजह से भी यहाँ पे अल्टीमेटली क्या हो सकता है कि इन सभी चीज़ों की वजह से हमारा T3 एंड T4 में डेफिशिएंसी देखने को मिल सकती है, और इनकी वजह से हमें यहाँ पे हाइपोथायरॉयडिज्म देखने को मिल सकता है। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो है सिम्टम्स के बारे में। ठीक है, तो सिम्टम्स जैसा कि हम लोगों ने बात किया अपने हाइपरथायरॉयडिज्म में, तो इसमें जस्ट अपोजिट है। जैसे वहाँ पे एपेटाइट भूख बढ़ रही थी, यहाँ पे भूख कम हो जाएगी। वहाँ पे वेट लॉस हो रहा था, यहाँ पे वेट गेन होगा, क्योंकि यहाँ पे देखो क्या है, अब मेटाबॉलिज्म यहाँ पे स्लो हो चुका है, क्योंकि इसका सिक्रेशन यहाँ पे कम हो गया। तो यहाँ पे क्या होगा, मेटाबॉलिज्म हमारा यहाँ पे स्लो हो जाएगा। ठीक है, और जब स्लो मेटाबॉलिज्म होगा यानी जो हम लोग खाएंगे वो जल्दी से मेटाबॉलाइज नहीं होगा, तो क्या होगा कि मतलब खाना हम लोगों ने थोड़ा ही खाया है लेकिन वो काफ़ी लंबे टाइम तक हमारी बॉडी में प्रेजेंट है, क्योंकि वो मेटाबॉलाइज ही नहीं हो पा रहा है। तो उसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एपेटाइट बढ़ जाएगी, मतलब डिक्रीज हो जाएगी, भूख कम लगेगी और वेट गेन हो जाएगा, और फीलिंग कोल्ड। ठीक है, तो देखो यहाँ पे हमें थोड़ा सा ठंडी लगती है। ठीक है, और वहाँ पे क्या होता है कि वहाँ पे काफ़ी हॉटनेस लगती है, मतलब काफ़ी गर्मी लगती है। और बाकी हम लोग बात करें तो यहाँ पे बॉडी मसल्स में जो है इनएक्टिवनेस देखने को मिल सकती है, क्योंकि यहाँ पे देखो मेटाबॉलिज्म हो ही नहीं रहा है, एनर्जी प्रोड्यूस हो ही नहीं पा रही है। और कॉन्स्टिपेशन, तो यहाँ पे क्या होता है, बाउल मूवमेंट काफ़ी ज़्यादा स्लो हो जाते हैं, तो कॉन्स्टिपेशन देखने को मिल जाता है। और डिक्रीज स्वेटिंग, वहाँ पे स्वेटिंग बढ़ रही थी, यहाँ पे स्वेटिंग कम हो रही है। ठीक है, और जैसे यहाँ पे प्रोलॉन्ग एक्सेसिव मेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग, तो ये भी हमारा यहाँ पे इसका एक सिम्टम देखने को मिल सकता है। और स्लीप यहाँ पे बहुत ज़्यादा फील होगी, क्योंकि हमारा बॉडी में कुछ भी एनर्जी वगैरह रहेगी नहीं, तो हमें ज़्यादातर यहाँ पे काफ़ी कमजोरी सी फील होगी, और मन करेगा कि हम लोग यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा सोने का मन करेगा। ठीक है, और यहाँ पे जो इसका एक कह सकते हो मेजर कॉम्प्लिकेशन होता है, या फिर कह सकते हो एक सीवियर सिम्टम होता है, वो होता है हमारे यहाँ पे मायोक्सिडिमा। तो मायोक्सिडिमा में मेनली क्या होता है कि जो T3 एंड T4 है ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाते हैं, यानी इनका जो लेवल है वो बिल्कुल जीरो हो जाता है, जिसकी वजह से यहाँ पे बहुत ज़्यादा कह सकते हो स्किन वगैरह के इशूज़ देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें इसके जो है कॉम्प्लिकेशंस के बारे में, तो कॉम्प्लिकेशंस यानी कि इसकी वजह से और क्या क्या प्रॉब्लम हो सकती है, तो वही चीज़ है कि इसकी वजह से भी हमें कुछ कार्डियोवास्कुलर इश्यूज़ देखने को मिल सकते हैं। और मायोक्सिडिमा तो हम लोगों ने देखा ही, बाकी इनफर्टिलिटी यानी कि फर्टिलाइजेशन में भी प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है, और मेंस्ट्रुअल इरेगुलरिटीज़ वो हम लोगों ने देखा ही। ठीक है, और बाकी यहाँ पे स्किन एंड हेयर इश्यूज़ भी देखने को मिल सकते हैं। और ट्रीटमेंट की बात करें तो देखो यहाँ पे सिंपल है, हाइपोथायरॉयडिज्म में मेनली क्या है, हमारा थायराइड हार्मोन कम है, तो हम लोग यहाँ पे थायरॉक्सिन यानी कि थायराइड हार्मोन की कुछ टैबलेट्स ले सकते हैं। जैसे यहाँ पे बहुत फेमस टैबलेट होती है लीवोथायरॉक्सिन, और बाकी यहाँ पे हम लोग आयोडीन सप्लीमेंट्स वगैरह भी ले सकते हैं, और अपनी डाइट को यहाँ पे अच्छी कर सकते हैं, जिसमें यहाँ पे बैलेंस डाइट हो, जहाँ पे प्रॉपर आयोडीन वगैरह हमारी बॉडी को मिल पाए। तो ये था हमारे यहाँ पे थायराइड डिजीजेस। ठीक है, और आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं अपने डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में।
तो बात करें हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के बारे में, तो देखो जो हमारी बॉडी के सेक्स हार्मोन्स होते हैं, जब उनके अंदर यहाँ पे कुछ इम्बैलेंस देखने को मिलता है, जिसकी वजह से बॉडी में जो जो भी प्रॉब्लम्स अराइज होती हैं, उन्हीं को हम लोग यहाँ पे डिसऑर्डर्स ऑफ सेक्स हार्मोन्स के अंदर देखते हैं। अब देखो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि आखिर ये सेक्स हार्मोन्स क्या होते हैं। तो देखो हमारी बॉडी के अंदर मेनली 3 टाइप के सेक्स हार्मोन्स देखने को मिलते हैं, जिसमें पहला होता है टेस्टोस्टेरोन, दूसरा होता है एस्ट्रोजन एंड थर्ड होता है प्रोजेस्टेरोन। अब यहाँ पे देखो अगर हम लोग बात करें इनके सिक्रेशन की, ठीक है, तो जैसे यहाँ पे इनका सिक्रेशन होता है हमारे यहाँ पे गोनैड्स के थ्रू। अब गोनैड्स देखो यहाँ पे मेल्स और फीमेल्स में डिफरेंट होते हैं। जैसे मेल्स में जो गोनैड्स होते हैं वो टेस्टिस होते हैं, और फीमेल्स में जो गोनैड्स होते हैं वो हमारा ओवेरीज होते हैं। तो अगर हम लोग बात करें तो जो हमारा टेस्टिस होता है ये मेनली हमारा सिक्रेट करता है टेस्टोस्टेरोन, जो कि हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है, और जो हमारी ओवेरीज है ये हमारा सिक्रेट करती है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, जो कि हमारे मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन्स होते हैं। और इनमें भी बात करें तो हमारा एस्ट्रोजन हमारा मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। तो सिंपली आप लोग समझो कि टेस्टोस्टेरोन हमारा मेल सेक्स हार्मोन होता है मेजर, ठीक है, और एस्ट्रोजन हमारा मेजर फीमेल सेक्स हार्मोन होता है। लेकिन यहाँ पे देखो इसका मतलब ये नहीं है कि जो मेल्स होते हैं उनके अंदर बिल्कुल भी एस्ट्रोजन या प्रोजेस्टेरोन नहीं होता है, या फिर फीमेल्स के अंदर टेस्टोस्टेरोन बिल्कुल नहीं होता है। इनके अंदर भी टेस्टोस्टेरोन थोड़ा बहुत देखने को मिलता है, लेकिन उसका अमाउंट यहाँ पे बहुत कम हो जाता है। यानी अगर हम लोग बात करें तो मेल्स के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन है वो बहुत ज़्यादा अमाउंट में होता है, और जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है वो बहुत कम अमाउंट में होता है। जबकि फीमेल्स में हम लोग बात करें तो जो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन है ये बहुत ज़्यादा अमाउंट में होते हैं, और टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में होता है, ठीक है। तो ये तीनों ही हार्मोन्स हमारे मेल्स और फीमेल्स में प्रेजेंट होते हैं, बस इनका लेवल यहाँ पे डिफरेंट होता है, ठीक है। जैसे टेस्टोस्टेरोन मेल्स में ज़्यादा होता है, एस्ट्रोजन हमारा फीमेल्स में ज़्यादा होता है। तो अब अगर हम लोग यहाँ पे बात करें तो देखो सेक्स हार्मोन्स आर ग्रुप ऑफ हार्मोन्स रिलीज्ड बाय गोनैड्स, यानी कि यहाँ पे जैसे हमारे टेस्टिस मेल्स में होता है, ओवेरीज फीमेल्स में होते हैं, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें तो दे आर रिस्पॉन्सिबल। अब देखो ये यहाँ पे वैसे देखो इनका नाम सेक्स हार्मोन है, तो वैसे तो ये सेक्स की बहुत सारी चीज़ों को कंट्रोल करते हैं, लेकिन उसके अलावा ये बॉडी के बहुत सारे अदर फंक्शंस को कंट्रोल करते हैं, जैसे प्यूबर्टी, रिप्रोडक्शन, बर्थ एंड लैक्टेशन। इन सभी को यहाँ पे बहुत अच्छे से कंट्रोल करने का काम हमारा ये सेक्स हार्मोन्स करते हैं। अब देखो इनके बारे में थोड़ा डिटेल में हम लोग जो है अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम में पढ़ेंगे। बाकी अगर थोड़ा बहुत आप लोग को जानना है तो हम लोगों ने पिट्यूटरी एंडोक्राइन ग्लैंड में भी इसको अच्छे से कवर किया, वहाँ आप लोग देख सकते हो। बाकी सिंपली समझो कि ये सारे फंक्शंस को ये कंट्रोल करते हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो सेक्स हार्मोन्स जो कि क्या इंक्लूड करते हैं, टेस्टोस्टेरोन इन मेल्स और एस्ट्रोजन इन फीमेल्स। क्योंकि देखो एस्ट्रोजन सबसे मेन होता है, वैसे प्रोजेस्टेरोन भी होता है, लेकिन एस्ट्रोजन हमारा मेन फीमेल सेक्स हार्मोन होता है, जो कि ये सारे फंक्शंस को परफॉर्म करता है, ठीक है। जो प्रोजेस्टेरोन है वो मेनली हमारा प्रेगनेंसी के टाइम ज़्यादा एक्टिवेट होता है। और बाकी हम लोग बात करें बट मेनली यहाँ पे जैसे कि आर रिक्वायर्ड इन मोस्ट ऑफ दी बॉडी फंक्शंस, यानी कि देखो टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन जो है वैसे तो ये बॉडी के बहुत सारे फंक्शंस में भी परफॉर्म होते हैं, लेकिन जो मेन इनका फंक्शन होता है वो सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव फंक्शन ही इनका मेजर फंक्शन होता है, ठीक है। बाकी बोथ टेस्टोस्टेरोन एंड एस्ट्रोजन प्रेजेंट इन मेल्स एंड फीमेल्स बट द लेवल डिफर्स अकॉर्डिंग टू सेक्स, यानी ये दोनों ही हमारे मेल्स और फीमेल्स में होते हैं, लेकिन लेवल डिफरेंट होता है। जैसे मेल्स में टेस्टोस्टेरोन ज़्यादा होता है, फीमेल्स में हमारा एस्ट्रोजन ज़्यादा होता है। नाउ अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे वही चीज़ लिखी हुई है, ठीक है, कि मेल्स हैव हायर टेस्टोस्टेरोन, फीमेल्स हैव हायर एस्ट्रोजन, ठीक है, आप लोग समझ गए। नाउ यहाँ पे हम लोग मेनली बात करें तो सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स डिस्टर्ब द नॉर्मल प्रोडक्शन ऑफ हार्मोन्स विच रिजल्ट्स इन रिड्यूस्ड सेक्स ड्राइव। देखो यहाँ पे सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स में क्या होता है कि जो हमारा नॉर्मल प्रोडक्शन है वो यहाँ पे डिस्टर्ब हो जाता है, जिसकी वजह से या तो प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाता है या तो कम हो जाता है। जिसकी वजह से देखो क्या क्या कह सकते हो सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, जैसे हमारा सेक्स ड्राइव रिड्यूस हो जाती है, जिसको हम लोग लिबिडो बोलते हैं, ठीक है, और वजाइनल ड्राइनेस देखने को मिल सकती है फीमेल्स में, और इनफर्टिलिटी, ठीक है, इनफर्टिलिटी भी देखने को मिलती है, और एक्सेसिव बॉडी हेयर। तो यहाँ पे देखो ये चीज़ हमारा फीमेल्स में देखने को मिलती है, अभी हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें। और हेयर लॉस एंड लॉन्ग टर्म इफेक्ट ऑन मेटाबॉलिक, कार्डियोवास्कुलर एंड बोन हेल्थ। तो ये सारी चीज़ें हमें जो है डिसऑर्डर ऑफ सेक्स हार्मोन्स के थ्रू देखने को मिलती हैं। अब हम लोग यहाँ पे मेनली बात करते हैं अपने क्लासिफिकेशन ऑफ सेक्स डिसऑर्डर्स या फिर सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स के बारे में, ठीक है, कि कौन कौन से सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ने हैं। तो देखो यहाँ पे जैसे फीमेल्स और मेल्स में ये डिफरेंट टाइप के होते हैं। जैसे फीमेल्स के अंदर हम लोग बात करें मेजर सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर्स की, तो हमें यहाँ पे अपने सिलेबस में पढ़ना है अपने पीसीओएस के बारे में, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम, और अमेनोरिया के बारे में पढ़ना है, और हिरसुटिज्म के बारे में हमें यहाँ पे फीमेल्स के अंदर पढ़ना है, ठीक है। और मेल्स के अंदर सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर्स में हमें पढ़ना है इरेक्टाइल डिसफंक्शन, गायनेकोमेस्टिया और हाइपोगोनाडिज्म। तो ये सारी चीज़ों को हम लोग यहाँ पे आज की वीडियो में बहुत डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो थोड़ा सा हम लोग यहाँ पे एक चीज़ और समझ लेते हैं कि आखिर ये जो हमारा टेस्टिस है और ओवेरीज है ये हमारे हार्मोन्स को सीक्रेट कैसे करते हैं।
तो यहाँ पे देखो सबसे पहले क्या होता है, सबसे पहले जो हमारा हाइपोथैलेमस होता है ये हमारा सीक्रेट करता है एक हार्मोन जो कि होता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ठीक है, GnRH, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। और जब ये हमारा सीक्रेट करता है तो ये हमारा जाता है पिट्यूटरी ग्लैंड के अंदर, और जब ये पिट्यूटरी ग्लैंड के पास जाता है तो पिट्यूटरी ग्लैंड हमारा सीक्रेट करता है LH एंड FSH, ठीक है। LH होता है हमारे यहाँ पे ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और FSH होता है हमारा फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो जब ये दोनों हमारे सीक्रेट करते हैं तो ये दोनों यहाँ पे हमारा टेस्टिस एंड ओवेरीज के पास जाके इन दोनों को स्टिमुलेट करते हैं, और तब जाके ये दोनों हमारा सीक्रेट करते हैं टेस्टोस्टेरोन और एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन, ठीक है। तो यानी अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि इन दोनों का सीक्रेशन कब होता है, जब हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड सीक्रेट करती है LH एंड FSH, और ये LH एंड FSH कब सीक्रेट करती है, जब हमारा हाइपोथैलेमस सीक्रेट करता है गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन। तो देखो ये सारी चीज़ें भी थोड़ा सा काम आने वाली, इसीलिए आप लोगों के लिए देखना जरूरी था। और अब हम लोग यहाँ पे फाइनली अपने जो भी डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग बात करते हैं अपने इरेक्टाइल डिसफंक्शन, यानी सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा मेल सेक्स डिसऑर्डर्स को देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है, इट इज डिफाइंड एज अ कंडीशन इन विच मेल्स आर अनेबल टू अचीव और मेंटेन एन इरेक्शन इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स। देखो यहाँ पे नॉर्मली क्या होता है, जैसे जो भी सेक्सुअल इंटरकोर्स वगैरह होता है, ठीक है, तो उसमें पेनिस का इरेक्शन होना बहुत ज़रूरी होता है, पेनिस का इरेक्ट होना ज़रूरी होता है, ठीक है, जो कि नॉर्मली मेल्स में जब भी कोई सेक्सुअल डिजायर्स वगैरह होती हैं तो हो जाता है। लेकिन इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि यहाँ पे पेनिस के अंदर इरेक्शन ही होना बंद हो जाता है। देखो यहाँ पे दो चीज़ें हो सकती हैं, या तो इरेक्शन बिल्कुल हो ही नहीं रहा है, और या तो मान लो हो भी रहा है तो उसको वो थोड़ी देर के लिए हो रहा है, लेकिन वो बाद में फिर से मतलब यहाँ पे मेंटेन नहीं हो पा रहा है वो इरेक्शन, ठीक है, इनफ फॉर सेक्सुअल इंटरकोर्स, ठीक है, जो कि मतलब कह सकते हो कि सेक्सुअल इंटरकोर्स के लिए जितना जरूरी इरेक्शन है उतना नहीं हो पा रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो एक्चुअल में होता क्या है कि पेनिस इरेक्शन कब देखने को मिलता है, तो देखो पेनिस इरेक्शन यहाँ पे मेनली दो वजहों से देखने को मिल सकता है, ठीक है। आइदर यहाँ पे ये सेंसरी हो सकता है, ठीक है, सेंसरी हो सकता है, या फिर हमारा विजुअलाइजेशन के थ्रू भी हो सकता है। अब सेंसरी जैसे क्या होता है कि मान लो आप लोगों को जैसे किसी ने टच वगैरह कर दिया, ठीक है, अपोजिट जेंडर्स के टच से भी थोड़ा सा स्टिमुलेशन होता है, जिसकी वजह से भी यहाँ पे पेनिस में इरेक्शन देखने को मिलता है। या फिर आप लोग जो है कुछ ऐसा सोच रहे हो, ठीक है, कुछ ऐसा सेक्सुअल डिजायर्स आप लोग के अंदर आ रहे हैं, ठीक है, ऐसा थॉट सोच रहे हो, या फिर कुछ भी ऐसा देख रहे हो, ठीक है, कुछ भी ऐसी वीडियो वगैरह देख रहे हो, तो उसके थ्रू भी हमारा यहाँ पे पेनिस इरेक्शन देखने को मिलता है। तो देखो यहाँ पे क्या होता है कि अच्छा, और हम लोग बात करें तो पेनिस के अंदर मेन इरेक्शन होता कैसे है, यानी कि पेनिस कैसे इरेक्ट होता है, ठीक है, कैसे पेनिस का एनलार्जमेंट होता है। तो वो एनलार्जमेंट ऐसे होता है कि पेनिस के अंदर क्या होता है, पेनिस के अंदर हमारा जो है कह सकते हो ब्लड फ्लो, ठीक है, ब्लड फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हो जाता है। तो जब यहाँ पे पेनिस के अंदर ब्लड फ्लो इंक्रीज होता है तभी यहाँ पे पेनिस के अंदर इरेक्शन होता है। तो इरेक्टाइल डिसफंक्शन में क्या होता है कि ये ब्लड फ्लो पेनिस के अंदर जाना बंद हो जाता है, ठीक है, ब्लड फ्लो इंक्रीज होना बंद हो जाता है। और ये ब्लड फ्लो कब इंक्रीज होता है, जब हमारा रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है। तो नाइट्रिक ऑक्साइड क्या करता है, जो हमारी पेनिस की ब्लड वेसल्स है उनको थोड़ा सा डायलेट कर देता है, चौड़ा कर देता है, जिसकी वजह से क्या होता है कि उनके अंदर ब्लड फ्लो थोड़ा बढ़ जाता है और हमें यहाँ पे पेनिस का इरेक्शन देखने को मिल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि अभी हम लोग देखेंगे, ठीक है, कि कैसे यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं थोड़ा बहुत। और बाकी यहाँ पे इसको हम लोग बात करें तो इम्पोर्टेंस के नाम से भी हम लोग इसको जानते हैं। और यहाँ पे देखो इट कैन अफेक्ट मैन ऑफ ऑल एजेस, वैसे तो ये यहाँ पे किसी भी एज में हो देखने को मिल सकता है, बट मोर कॉमन, यानी कि थोड़ा सा एज के साथ ये चीज़ें ज़्यादा हो जाती हैं कि धीरे धीरे एज के साथ यहाँ पे पेनिस में इरेक्शन थोड़ा सा कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पे ध्यान देने वाली बात यह है कि ये नेचुरल पार्ट ऑफ एजिंग नहीं है, यानी यहाँ पे ऐसा नहीं है कि आप लोग की एज बढ़ने के साथ पेनिस इरेक्शन कम हो जाता है, ऐसा होता नहीं है। लेकिन अगर हो रहा है, ठीक है, तो यहाँ पे मतलब थोड़ा सा कैसा मतलब होता है कि इरेक्टाइल डिसफंक्शन यहाँ पे एज के साथ थोड़ा ज़्यादा पोटेंट होता जाता है। बाकी हम लोग बात करें इसके कॉजेज की, यानी कि इसके अंदर यहाँ पे कौन कौन से रीजन हो सकते हैं इरेक्टाइल डिसफंक्शन के। तो यहाँ पे देखो सबसे पहला कार्डियोवास्कुलर डिजीज। तो देखो पेनिस इरेक्शन कैसे होता है, जब ब्लड फ्लो होता है। तो अगर हमें यहाँ पे कुछ कार्डियोवास्कुलर डिजीज देखने को मिल जाएगी जहाँ पे ब्लड फ्लो में ही प्रॉब्लम हो जाएगी, तो क्या होगा भाई, वहाँ पे तो पेनिस इरेक्शन नहीं हो पाएगा, ठीक है। और डायबिटीज़ की बात करें तो डायबिटीज़ में भी देखो क्या होता है, हमारा जो ग्लूकोज होता है वो ब्लड वेसल्स को डैमेज कर देता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो में डिस्ट्रप्शन आ जाता है। और ओबेसिटी, यानी कि ओबेसिटी में देखो क्या होता है कि जैसे हमारा फैट डिपोजिशन हो जाता है ब्लड वेसल्स में, जिसकी वजह से हमारा ब्लड फ्लो अच्छे से हो नहीं पाता है। और न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स की अब देखो जैसे चूंकि चलो ब्लड फ्लो हो रहा है, ठीक है, लेकिन ये सारी चीज़ें होती कब है, जब हमारा ब्रेन सिग्नल भेजता है, ठीक है, यानी मेन तो हमारा ब्रेन ही होता है। तो यहाँ पे अगर मान लो कोई न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर्स है जिसकी वजह से आप लोग कुछ भी सोच रहे हो, देख रहे हो, कोई भी टच कर रहा है, कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा है, ठीक है, तो वो चीज़ें भी हो सकती हैं। बाकी हार्मोनल इम्बैलेंस भी देखने को मिल सकता है, और स्मोकिंग अल्कोहल की वजह से भी यहाँ पे ये ट्रिगर हो सकता है, ठीक है। और कुछ मेडिकेशंस भी हैं जो कि यहाँ पे इरेक्टाइल डिसफंक्शन को कॉज कर सकती हैं। और बाकी हम लोग बात करें तो स्ट्रेस, एंजाइटी और रिलेशनशिप इशूज, ठीक है, तो अगर यहाँ पे ये सारी चीज़ें होती हैं तो भी यहाँ पे
पेनिस इरेक्शन में प्रॉब्लम देखने को मिलती है। और अगर यहाँ पे पुअर स्लीप है, पुअर डाइट है और परफॉर्मेंस एंजाइटी है, ठीक है, मतलब कभी अगर मान लो कोई भी सेक्सुअल इंटरकोर्स के टाइम अगर किसी को भी परफॉर्मेंस मतलब मेल को परफॉर्मेंस एंजाइटी हो रही है कि अच्छे से परफॉर्म हो पाएगा कि नहीं हो पाएगा, ठीक है, तो अगर वो सारी चीज़ें इंसान के माइंड में चल रही हैं, ठीक है, उस टाइम किसी भी मतलब किसी भी मेल के माइंड में चल रही है, तो वहाँ पे भी क्या हो जाता है कि वहाँ पे भी आपका जो है इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिल सकता है। और बाकी एज के साथ तो ये थोड़ा बहुत पोटेंट होता जाता है, ठीक है। नाउ सिम्टम्स की बात करें तो देखो सिम्टम्स वही सिंपल है ना कि डिफिकल्टी इन अचीव इरेक्शन, यानी पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पा रहा है और क्या। और बाकी ट्रबल इन मेंटेन इरेक्शन, यानी कि मान लो थोड़ा बहुत हो भी जा रहा है तो हो मतलब इसको मेंटेन नहीं हो पा रहा है। और रिड्यूस सेक्सुअल डिजायर्स, और यहाँ पे इसकी वजह से क्या होता है कि सेक्सुअल डिजायर्स के अंदर भी कमी देखने को मिल जाती है, ठीक है। नाउ अगर हम लोग बात करें इसके पैथोजेनेसिस की, तो देखो यहाँ पे इसकी पैथोजेनेसिस को हम लोग को कुछ ऐसे एक्सप्लेन कर सकते हैं कि देखो यहाँ पे होता क्या है कि पेनिस में इरेक्शन कैसे होता है। जब हमारे यहाँ पे रिलीज होता है नाइट्रिक ऑक्साइड, ठीक है, तो ये क्या करता है, ये जो हमारे पेनिस के अंदर जो ब्लड वेसल्स हैं उनको यहाँ पे जैसे डायलेशन, देखो क्या होता है, जैसे मान लो नॉर्मली ब्लड वेसल्स का साइज इतना है तो ये डायलेट कर देता है, यानी ब्लड वेसल्स को थोड़ा चौड़ा कर देता है। तो अब देखो जब मतलब डायलेट कर देगा तो क्या होगा, ब्लड फ्लो इनके अंदर ज़्यादा हो जाएगा, तो इसी वजह से क्या होता है कि ब्लड फ्लो हमारा बढ़ जाता है और पेनिस का इनलार्जमेंट देखने को मिल जाता है। लेकिन अगर मान लो हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज ही ना हो, ठीक है, अब देखो जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड ना रिलीज होने से ही हो सकता है नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज हो लेकिन तब भी ब्लड फ्लो ना हो पाए, ठीक है। तो वैसे बहुत सारे रीजन हो सकते हैं, लेकिन अगर हम लोग थोड़ा सा समझना चाहें एक पैथोजेनेसिस मतलब एक मैकेनिज्म को देखें तो बहुत सारे जैसे एटियोलॉजिकल फैक्टर्स जो भी हम लोगों ने देखे उसकी वजह से क्या हो सकता है कि हमारा नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल डिक्रीज कर सकता है, जिसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो हमारा पेनिस में डिक्रीज हो जाएगा और हमें यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन देखने को मिल जाएगा। अब देखो एक चीज़ समझना कि ब्लड फ्लो यहाँ पे जरूरी नहीं है कि नाइट्रिक ऑक्साइड के लेवल डिक्रीज होने से ही हो, लेकिन एक रीजन ये भी होता है, बाकी कुछ और रीजन भी हो सकते हैं। जैसे हम लोगों ने देखा कि कार्डियोवास्कुलर डिजीज है तो वहाँ पे तो ब्लड फ्लो ही नहीं हो पा रहा है, तो नाइट्रिक ऑक्साइड रिलीज भी हो रहा है, तो उससे क्या मतलब है, ठीक है, तो आप लोग समझ लो। बाकी हम लोग यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस की बात करें तो यहाँ पे कॉम्प्लिकेशंस देखो क्या हो सकते हैं, जैसे अब पेनिस में इरेक्शन नहीं हो पा रहा है तो क्या होगा भाई, सेक्सुअल लाइफ थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाएगी, अनसेटिस्फैक्ट्री हो जाएगी, ठीक है, सेटिस्फैक्शन वगैरह नहीं मिल पाएगा और स्ट्रेस रहेगा, मतलब काफ़ी मतलब पेनिस में इरेक्शन ना होने की वजह से एक स्ट्रेस रहता है, ठीक है, एंजाइटी और एम्बैरसमेंट, मतलब कि थोड़ा खुद मतलब जिसके अंदर भी ये प्रॉब्लम हो जाती है, ठीक है, तो उसको थोड़ा सा एक लो सेल्फ स्टीम फील होने लगती है, ठीक है, थोड़ा सा खुद पे कॉन्फिडेंस कम होने लग जाता है। और उसके बाद यहाँ पे मैरिटल एंड रिलेशनशिप प्रॉब्लम, तो ये सारी चीज़ें तो हो ही जाती हैं, ठीक है, फिजिकल नीड्स नहीं पूरी हो पाती हैं। और बाकी हम लोग यहाँ पे बात करें ट्रीटमेंट की, ठीक है, तो ट्रीटमेंट देखो यहाँ पे क्या क्या हो सकता है। जैसे हम लोग कुछ दवाएं की बात करें तो फॉस्फोडाइस्ट्रेस इनहिबिटर्स दे सकते हैं। अब देखो ये क्या होता है, फॉस्फोडाइस्ट्रेस हमारा एक एंजाइम होता है, ठीक है, जो कि आप लोग ऐसे समझ सकते हो कि ये हमारे ब्लड वेसल्स को डायलेट होने से रोकता है, ठीक है। तो यहाँ पे इसको इनहिबिट करके क्या होते हैं कि कुछ दवाएं इसको इनहिबिट कर देती हैं, जिससे ब्लड वेसल्स का डायलेशन यहाँ पे थोड़ा होता रहता है, जिसकी वजह से ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। अब इसके अंदर जैसे हमारी मेडिसिन होती हैं जो कि बहुत फेमस है, सिल्डेनाफिल, टेडेलाफिल और वर्डेनाफिल, तो इन सभी के बारे में आप लोग आने वाले सेमेस्टर्स में पढ़ोगे, ठीक है, फार्माकोलॉजी के अंदर। बाकी हम लोग बात करें अगर कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस की, तो हेल्दी डाइट, एक्सरसाइज, स्मोकिंग एंड अल्कोहल रिस्ट्रिक्शन, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। और टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, तो कभी कभी क्या होता है कि टेस्टोस्टेरोन के लो लेवल की वजह से भी हमें यहाँ पे देखने को मिल सकता है, तो उस केस में हम लोग यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का रिप्लेसमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारे यहाँ पे इरेक्टाइल डिस्फंक्शन। और अब हम लोग यहाँ पे बात करते हैं गायनेकोमेस्टिया के बारे में। तो यहाँ पे देखो गायनेकोमेस्टिया का मतलब क्या होता है, गायनेकोमेस्टिया रिफर्स टू एनलार्जमेंट ऑफ मेल ब्रेस्ट टिश्यूज। देखो यहाँ पे क्या होता है कि नॉर्मली जो मेल चेस्ट होते हैं, ठीक है, तो वो नॉर्मल शेप में होते हैं, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि उनके अंदर इतना एनलार्जमेंट हो जाता है कि वो एक फीमेल ब्रेस्ट की तरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं गायनेकोमेस्टिया। बाकी यहाँ पे नॉर्मल बोलचाल की भाषा में आप लोगों ने इसको गायनो नाम से शायद सुना होगा, या फिर इसको जो है मैन बूब्स के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे इसके मतलब यहाँ पे सिंपली है कि थोड़ा सा चेस्ट में काफ़ी इनलार्जमेंट हो जाता है, जिसकी वजह से वो थोड़ा सा एक ब्रेस्ट की तरह अपीयर होना स्टार्ट हो जाते हैं। नाउ इट कैन अकर एट एनी एज बट मोस्ट प्रिवलेंट ड्यूरिंग इन्फेंसी, प्यूबर्टी एंड ओल्डर एज। यानी कि जब यहाँ पे इन्फेंसी होता है, यानी कि जब बच्चा बिल्कुल एकदम काफ़ी स्मॉल एज में होता है, ठीक है, और प्यूबर्टी के टाइम और ओल्डर एज में ये ज़्यादा देखने को मिल सकता है, ठीक है। नाउ कॉजेज की बात करें तो कॉजेज यहाँ पे जैसे हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से हो सकता है, और कुछ मेडिकेशंस भी इसको ट्रिगर कर सकती हैं, और कुछ मेडिकल कंडीशंस, ठीक है। तो कुछ मेडिकल कंडीशन यानी कि मान लो आप लोगों को पहले से कुछ ऐसी बीमारी है जैसे लिवर प्रॉब्लम्स है या फिर कुछ ऐसी प्रॉब्लम है, तो उसकी वजह से भी हमारे यहाँ पे ये देखने को मिल सकता है।
नाउ अगर हम लोग बात करें तो देखो हार्मोनल इम्बैलेंस में मेनली क्या होता है, जैसे आपको पता है मेल में मेजर हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन, ठीक है, और फीमेल्स में होता है एस्ट्रोजन। लेकिन अगर मान लो, अब देखो लेकिन यहाँ पे ये दोनों ही हमारे होते हैं, फीमेल और मेल दोनों में, लेकिन लेवल कम ज़्यादा होता है। लेकिन अगर मान लो कुछ ऐसा हो कि मेल्स के अंदर एस्ट्रोजन का लेवल थोड़ा बढ़ना चालू हो जाए, तो ये क्या करेगा भाई, ये हमारा कह सकते हो हमारा जो है ब्रेस्ट वगैरह को थोड़ा सा, मतलब जो भी मेल चेस्ट है वहाँ पे एनलार्जमेंट करना स्टार्ट कर देगा, है ना। तो पैथोजेनेसिस की अगर हम लोग बात करें तो पैथोजेनेसिस हम लोग इसकी थोड़ा सा, देखो एक चीज़ आप लोग समझो कि यहाँ पे ये जो सारी चीज़ें हैं, ठीक है, मतलब ये सारे डिसऑर्डर्स हैं, इनकी पैथोजेनेसिस को ना एकदम एग्जैक्टली समझा पाना थोड़ा सा मुश्किल होता है। लेकिन एक आप लोग एक तरीके से समझ सकते हो कि हाँ, एक पैथोजेनेसिस की ये हो सकती है। वैसे और भी मैकेनिज्म हो सकते हैं इसके पैथोजेनेसिस के, लेकिन एक तरीका ये भी हो सकता है। तो आप लोग थोड़ा इस तरीके से इसको समझना, जैसे ड्यू टू वेरियस एटोलॉजिकल फैक्टर्स, यानी कि जो भी हम लोगों ने देखा कि हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्टेन मेडिकेशंस या फिर कोई मेडिकल कंडीशन है, तो उसकी वजह से क्या होता है कि बॉडी के मेटाबॉलिज्म में चेंजेस होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, और हार्मोनल इम्बैलेंस देखने को मिल जाता है ना। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा ऑर्गन सिस्टम में हाइपर एक्टिविटी देखने को मिल जाती है, मतलब जो ऑर्गन्स हैं वो हाइपर एक्टिव हो जाते हैं। अब जैसे मान लो आपकी जैसे मेल चेस्ट जब हाइपर एक्टिव हो जाएगी तो वो और बढ़ना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है, बढ़ते बढ़ते वो थोड़ा सा ब्रेस्ट की तरह अपीयर हो जाएगी, ठीक है। नाउ इंक्रीज इन ब्रेस्ट साइज ऑफ मेल्स, जिसकी वजह से मेल्स के ब्रेस्ट साइज में इंक्रीजमेंट हो जाएगा, और इसी चीज़ को हम लोग गायनेकोमेस्टिया बोलते हैं। नाउ हम लोग बात करें इसके सिम्टम्स की, तो यहाँ पे देखो सिम्टम्स इसका सिंपल, जैसे इसमें क्या है कि इनलार्जमेंट ऑफ वन और बोथ ब्रेस्ट, ठीक है, यानी कि जो मेल के दोनों कह सकते हो जो भी चेस्ट है, ठीक है, वो इनलार्ज हो जाए, और स्वेलन ब्रेस्ट टिश्यूज, ठीक है, और जो ब्रेस्ट टिश्यूज है अगर वहाँ पे थोड़ी स्वेलिंग वगैरह देखने को मिल रही है, तो ये सारे हमारे कुछ सिम्टम्स हो सकते हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे देखो ट्रीटमेंट में पहला देखो हो जाता है ऑब्जर्वेशन। देखो ऑब्जर्वेशन का मतलब क्या है कि जैसे मान लो कि प्यूबर्टी से पहले अगर मान लो किसी के अंदर ऐसा थोड़ा सा ऐसा जो उनका चेस्ट है वो ब्रेस्ट की तरह अगर अपीयर हो रहा है, तो उनको सबसे पहले थोड़ा प्यूबर्टी तक वेट करना चाहिए। कभी कभी क्या होता है कि ये प्यूबर्टी में अपने आप ही सही हो जाता है, ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग थोड़ा सा ऑब्जर्वेशन कर सकते हैं। बाकी अगर फिर भी नहीं सही हो रहा है तो हम लोग कुछ मेडिकेशंस भी ले सकते हैं। बाकी इसका जैसे एक चीज़ समझो कि इसका फाइनल ट्रीटमेंट यहाँ पे जैसे सर्जरी से ही होता है, अगर मान लो करवाना चाहो, ठीक है, तो इसका सर्जरी ही एक ऑप्शन होता है। और बाकी अगर हम लोग बात करें तो मान लो थोड़ा बहुत अगर एक अपीयरेंस है भी तो उसको हम लोग थोड़ा मैनेज कर सकते हैं वेट मैनेजमेंट के थ्रू, ठीक है, तो ओबेसिटी में ज़्यादा देखने को मिलता है। नाउ अगर हम लोग बात करें अपने हाइपोगोनैडिज्म के बारे में, तो यहाँ पे देखो क्या होता है, हाइपोगोनैडिज्म इन मेल रिफर्स टू अ कंडीशन इन विच टेस्टिस प्रोड्यूस इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। देखो हाइपोगोनैडिज्म, हाइपो का मतलब क्या है, कम है, और गोनैडिज्म, तो यहाँ पे देखो इसको हम लोग सबसे पहली बात मेल्स में पढ़ रहे हैं, तो गोनैडिज्म मतलब यहाँ पे गोनैड्स, और गोनैड्स क्या रिलीज करते हैं, टेस्टोस्टेरोन। तो यहाँ पे हाइपोगोनैडिज्म का मतलब होता है लेस अमाउंट ऑफ टेस्टोस्टेरोन। तो जब हमारी मेल्स में जो है टेस्टोस्टेरोन का अमाउंट लेस हो जाता है, तो उसी चीज़ को हम लोग बोलते हैं हाइपोगोनैडिज्म। अब ये हमारा दो टाइप का हो सकता है, ठीक है, पहला हो गया प्राइमरी, दूसरा हो गया सेकेंडरी। तो देखो प्राइमरी में क्या होता है, अब जैसे आप लोगों ने देखा कि हमारा टेस्टोस्टेरोन कब रिलीज करते हैं, जब हमारा ये LH और FSH रिलीज होता है, ठीक है। तो अगर मान लो ये जो LH और FSH है, अगर इनके रिलीज में कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो इसको हम लोग बोलते हैं प्राइमरी हाइपोगोनैडिज्म। क्योंकि देखो अगर इनके रिलीज में प्रॉब्लम होगी तो अल्टीमेटली हमारा टेस्टोस्टेरोन के रिलीज में प्रॉब्लम होगी। तो इसको अगर मान लो प्रॉब्लम यहाँ पे है तो हम लोग इसको बोलते हैं प्राइमरी। और मान लो ये हमारे प्रॉपर अमाउंट में सिक्रेट हो रहे हैं, लेकिन जो टेस्टिस है उसके अंदर ही कुछ प्रॉब्लम आ गई जिसकी वजह से ये टेस्टोस्टेरोन को सिक्रेट नहीं कर पा रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी हाइपोगोनैडिज्म। ना कॉजेज की बात करें तो कॉजेज जैसे इसके पीछे जैसे जेनेटिक कुछ फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और टेस्टिकुलर इंजरी यानी कि टेस्टिस के अंदर कुछ इंजरी या फिर कुछ इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, ठीक है। और पिट्यूटरी यानी कि अगर मान लो LH और FSH के सिक्रेशन में कमी हो रही है तो इसकी वजह से क्या हो सकता है कि पिट्यूटरी ग्लैंड में कुछ प्रॉब्लम है, यानी पिट्यूटरी कुछ ट्यूमर वगैरह डेवलपमेंट हो रहा है। और कुछ न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी की वजह से भी हो सकता है। बाकी कुछ ऐसी मेडिकेशंस भी हैं जो कि हमारा टेस्टोस्टेरोन के सिक्रेशन को कम कर सकती हैं। और एजिंग यानी कि एज के साथ भी इसका सिक्रेशन यहाँ पे धीरे धीरे कम होता ही जाता है। अब यहाँ पर देखो इसके पैथोजेनेसिस को अगर हम लोग देखें तो देखो इसमें पैथोजेनेसिस सिंपली हम लोग ऐसे क्या एक्सप्लेन कर सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस एटियोलॉजिकल फैक्टर्स। अब इसमें क्या होता है, इसमें कुछ खास इसमें मतलब एक्सप्लेन करने लायक है ही नहीं। अब इसमें क्या होता है, मेनली यहाँ पे टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो जाता है। अब ये बहुत सारी चीज़ों की वजह से हो सकता है, ठीक है। जैसे हम लोगों ने अभी भी जो चीज़ें देखी तो उसमें भी यहाँ पे मतलब टेस्टोस्टेरोन का लेवल डिक्रीज हो सकता है, तो उसी वजह से क्या होगा, हमें हाइपोगोनैडिज्म देखने को मिल जाएगा। तो ये हमारा सिंपल, इसको थोड़ा देखो एक चीज़ समझो कि यहाँ पे पैथोजेनेसिस ना हर एक चीज़ों में ज़रूरी नहीं होती है। मतलब यहाँ पे पैथोजेनेसिस हर एक चीज़ों में एक्सप्लेन करने लायक नहीं होती है। जैसे यहाँ पे हाइपोगोनैडिज्म में क्या हो रहा है भाई, टेस्टोस्टेरोन कम हो रहा है, तो वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन क्यों कम हो रहा है, तो यहाँ पे जैसे इसके रीजन ही तो होते हैं। अब बाकी इसकी पैथोजेनेसिस है कि हम लोग थोड़ा सा समझाने के लिए बोल दे रहे हैं, बाकी हर एक चीज़ में पैथोजेनेसिस होती ही नहीं है, ठीक है। अगर आप लोग देखोगे तो हाइपोगोनैडिज्म की पैथोजेनेसिस आप लोगों को देखने को मिलेगी ही नहीं कहीं, ठीक है, किसी बुक वगैरह में।
बाकी हम लोग बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स जैसे यहाँ पे रेड्यूस्ड लिबिडो। अब जैसे देखो एक चीज़ समझो, टेस्टोस्टेरोन हमारे मेल्स का मेजर सेक्स हार्मोन होता है, जो कि उनके अंदर जो भी सेक्सुअल डिजायर्स होती हैं और जो भी सेक्सुअल फंक्शंस होते हैं वो सारा हमारा टेस्टोस्टेरोन ही परफॉर्म करता है। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है तो सबसे पहले रिड्यूस्ड लिबिडो, लिबिडो का मतलब होता है सेक्स डिजायर्स, ये कम हो जाती हैं। इरेक्टाइल डिस्फंक्शन भी इसकी वजह से देखने को मिल सकता है, और फटीग। अब देखो यहाँ पे अगर आप लोग को पता हो तो टेस्टोस्टेरोन यहाँ पे हमारी बॉडी में जो भी मसल मास है उनके डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, ठीक है। जिम वगैरह वाले में आप लोगों ने बहुत सुना होगा कि टेस्टोस्टेरोन जिनका हाई होता है उनकी मसल्स बहुत इजीली डेवलप हो जाती हैं। तो वही चीज़ है कि यहाँ पे जैसे इसकी वजह से अगर इसका अमाउंट कम है तो हमें बहुत ज़्यादा थकावट भी देखने को मिल सकती है, डिक्रीज्ड मसल मास देखने को मिल सकता है, लेस बॉडी हेयर। तो जैसे मेल्स के अंदर क्या होता है, मेल्स के अंदर जैसे जो भी बियर्ड वगैरह हैं, ठीक है, मुस्टैक वगैरह हैं, ये सारी चीज़ें हमारा टेस्टोस्टेरोन की वजह से ही देखने को मिलती हैं। तो अगर टेस्टोस्टेरोन कम है तो बॉडी हेयर भी कम हो जाएंगे। और बाकी हम लोग बात करें तो इसकी वजह से यहाँ पे गायनेकोमेस्टिया भी देखने को मिल सकता है, ठीक है, मूड स्विंग्स भी देखने को मिल सकते हैं, और स्लीप डिस्टर्बेंस भी हो सकता है, और डिक्रीज टेस्टिकल साइज। तो ये सारी चीज़ें हमारा टेस्टोस्टेरोन के कम होने से देखने को मिल सकती हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो यहाँ पे ट्रीटमेंट सबसे पहला टेस्टोस्टेरोन रिप्लेसमेंट, यानी बाहर से हम लोग टेस्टोस्टेरोन को ले सकते हैं, ठीक है। और एक्सरसाइज वगैरह करने से भी यहाँ पे थोड़ा सा मैनेज हो सकता है। वेट मैनेजमेंट, ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइन कॉजेज, यानी कि मान लो अगर कोई और ही रीजन हो रहा है, ठीक है, जैसे कुछ मान लो मेडिकल कंडीशंस ऐसी हमारी बॉडी में चल रही हैं जिसकी वजह से ये हमारा टेस्टोस्टेरोन नहीं हो रहा है, तो हम लोग उसको ट्रीट कर सकते हैं। और बाकी मेडिटेशन वगैरह करके भी यहाँ पे इसको थोड़ा सा मैनेज किया जा सकता है। तो ये थे हमारे यहाँ पे मेल सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर्स। और अब हम लोग बात करते हैं अपने फीमेल सेक्स हार्मोन्स डिसऑर्डर्स के बारे में। तो सबसे पहले यहाँ पे आ जाता है हमारे यहाँ पे पीसीओएस। पीसीओएस का मतलब होता है पॉलीसिस्टिक ओवैरी सिंड्रोम। देखो अगर हम लोग यहाँ पे नाम से देखें तो पॉलीसिस्टिक, सिस्ट मतलब क्या होता है कि जैसे यहाँ पे क्या होता है कि थोड़ा कह सकते हो एक उभाट है ना, मतलब थोड़ा कह सकते हो एक मास का डेवलपमेंट हो जाता है जो कि थोड़ा सिस्ट टाइप के होते हैं, आप लोग को इमेज में दिख रहा होगा। तो पॉलीसिस्टिक ओवैरी सिंड्रोम में यहाँ पे फीमेल्स की जो ओवैरी होती है वहाँ पे कुछ सिस्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। अब ये यहाँ पे मतलब इनकी वजह से कोई पेन वगैरह नहीं होता है, लेकिन यहाँ पे ये थोड़ा सा हमारी मतलब फीमेल्स में हार्मोनल डिसबैलेंस और बहुत सारी चीज़ें कर देते हैं। जैसे कि अगर हम लोग बात करें तो इट इज़ एन हार्मोनल डिसऑर्डर दैट मेनली अफेक्ट्स द वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज, यानी कि एक महिला जब अपने रिप्रोडक्टिव एज में आ जाती है तब यहाँ पे उसके अंदर ये डिसऑर्डर देखने को मिलता है। नाउ इट इज ऑफन कैरेक्टराइज्ड बाय इरेगुलर प्रोलॉन्ग्ड और अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड्स और एक्सेस मेल हार्मोन लेवल। देखो यहाँ पे एक चीज़ समझो कि जैसे यहाँ पे पीसीओएस को हम लोग कैसे पहचान सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि जो वुमेन्स होती हैं उनके अंदर या तो इरेगुलर पीरियड्स हो रहे हैं, ठीक है, और या तो प्रोलॉन्ग यानी काफ़ी लंबे टाइम तक यहाँ पे पीरियड देखने को मिल जा रहा है, और या फिर जो है मेंस्ट्रुअल पीरियड्स हो ही नहीं रहे, ठीक है। ये सबसे थोड़ा सीवियर केस हो जाता है, अब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। तो ये सारी चीज़ों की वजह से हम लोग थोड़ा सा पता लगा सकते हैं पीसीओएस। और बाकी यहाँ पे एक और चीज़ हो सकती है एक्सेस मेन हार्मोन लेवल, यानी कि देखो आप लोग को पता है जो हमारा फीमेल्स हैं उनके अंदर क्या होता है, एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन होता है, और टेस्टोस्टेरोन भी होता है लेकिन बहुत कम होता है। लेकिन यहाँ पे पीसीओएस में क्या होता है कि इनके अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन का लेवल भी थोड़ा बहुत बढ़ जाता है। अब एक चीज़ समझो, टेस्टोस्टेरोन को हम लोग यहाँ पे एंड्रोजन के नाम से भी जानते हैं। अब देखो वैसे टेस्टोस्टेरोन की बात करें तो ये एंड्रोजन का एक पार्ट होता है, लेकिन अभी आप लोग सिंपली समझो, ठीक है, ज़्यादा कॉम्प्लिकेट नहीं करते हैं, कि एंड्रोजन हम लोग टेस्टोस्टेरोन को भी बोल सकते हैं, ठीक है, सिंपल, कोई गलत नहीं है। तो यहाँ पे वही चीज़ समझ लो कि आप लोग यहाँ पे क्या होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है टेस्टोस्टेरोन या फिर कह सकते हो एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है। तो ये सारी चीज़ें हो सकती हैं, ठीक है, पीसीओएस में। बाकी हम लोग बात करें तो इन पीसीओएस वुमेन्स सेक्स हार्मोन्स आर आउट ऑफ बैलेंस दैट लीड्स टू डेवलपमेंट ऑफ ओवेरियन सिस्ट, यानी यहाँ पे क्या होता है जो भी वुमेन्स के सेक्स हार्मोन्स होते हैं वो डिसबैलेंस हो जाते हैं, जिसकी वजह से यहाँ पे ओवेरीज में कुछ सिस्ट डेवलपमेंट हो जाता है। नाउ कॉजेज की बात करें तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे जो हमारा पीसीओएस है इसका एग्जैक्टली क्या कॉज होता है ये बता पाना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन फिर भी बहुत सारे फैक्टर्स हो सकते हैं जो कि इसमें कंट्रीब्यूट कर सकते हैं। जैसे हमारा कुछ जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं, और एंड्रोजन लेवल यानी कि वही चीज़ है कि अगर मान लो मेल सेक्स हार्मोन यहाँ पे फीमेल्स में बढ़ जा रहा है, और बाकी यहाँ पे इंसुलिन रेजिस्टेंस। तो देखो यहाँ पे जो इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है ये भी इसका एक बहुत ही मेजर कॉज होता है, तो ये भी हम लोग अभी देखेंगे। बाकी इरेगुलर पीरियड्स, ठीक है, और ओबेसिटी और इम्बैलेंस बिटवीन एफएसएच एंड एलएच, ठीक है, यानी यहाँ पे देखो अगर इन दोनों हार्मोन के बीच में कुछ इम्बैलेंस हो जा रहा है तो उसकी वजह से भी हमें यहाँ पे पीसीओएस की प्रॉब्लम देखने को मिल सकती है ना। अगर हम लोग बात करें इसके सिम्टम्स की तो देखो सिम्टम्स यहाँ पे इसके क्या क्या देखने को मिल सकते हैं। जैसे यहाँ पे सिम्टम्स यहाँ पे इरेगुलर पीरियड्स अगर हो रहे हैं, मान लो एक्सेसिव फेशियल हेयर्स, यानी यहाँ पे देखो अगर हमारा फीमेल्स के अंदर एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाएगा यानी मेल सेक्स हार्मोन बढ़ेगा तो वो क्या करेगा भाई, उनके अंदर फेशियल हेयर्स को बढ़ा सकता है।
और बाकी हम लोग बात करें 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 तो यहाँ पे इनफर्टिलिटी भी देखने को मिल सकती है, ठीक है। और हिरसुटिज्म, तो यहाँ पे हिरसुटिज्म का मतलब ये होता है कि फीमेल्स के अंदर जो है फेशियल हेयर्स या फिर अनवांटेड हेयर्स का ग्रोथ बढ़ जाना, ठीक है। अभी हम लोग इसको भी देखेंगे। और इंसुलिन रेजिस्टेंस, तो ये सारी चीज़ें तो होती हैं। एंजाइटी, वेट गेन, डार्कनिंग ऑफ स्किन यानी स्किन के अंदर कुछ डार्क पैचेस का डेवलपमेंट, तो ये सारी चीज़ें हमारा पीसीओएस के कुछ सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं। बाकी हम लोग बात करें इसके यहाँ पे पैथोजेनेसिस यानी कि मैकेनिज्म के बारे में, तो देखो जैसा कि हम लोगों ने देखा कि वैसे इसका जब एग्जैक्ट कॉज ही नहीं पता है तो हम लोग इसकी एग्जैक्ट मैकेनिज्म कैसे बता सकते हैं। लेकिन फिर भी एक कह सकते हो एक मैकेनिज्म हम लोग देख सकते हैं कि हाँ इस वजह से भी हो सकता है। जैसे यहाँ पे ड्यू टू वेरियस जेनेटिक एंड इटियोलॉजिकल फैक्टर्स, यहाँ पे क्या हो जाता है हमारा इंसुलिन जो है रजिस्टिविटी, मतलब हमारी जो सेल्स हैं वो इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती हैं। अब जब इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाएंगी तो क्या होगा, जैसे हमारा जो सेल है तो वहाँ पे इंसुलिन, यहाँ पे क्या होगा, इंसुलिन रेजिस्टेंस हो गई तो इंसुलिन यहाँ पे बाइंड कर नहीं पाएगा। तो इंसुलिन जब बाइंड नहीं कर पाएगा तो क्या होता है, अब देखो अगर आप लोगों ने स्टार्टिंग से देखते आ रहे हो तो हम लोगों ने अभी डायबिटीज डिस्कस करी है, लेकिन अगर डायरेक्ट यहाँ पे जंप करे हो तो सिंपली समझो कि इंसुलिन क्या करता है कि हमारा बॉडी में जो ग्लूकोज है, ठीक है, तो उसका एब्जॉर्प्शन हमारा जो है सेल में बढ़ा देता है। लेकिन जब इंसुलिन बाइंड नहीं हो पाएगा तो ग्लूकोज हमारी बॉडी में सेल में एब्जॉर्ब नहीं होगा। अब ये क्या होता है, जब हमारे ग्लूकोज सेल में बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होगा, ठीक है, तो ये ब्लड वेसल्स के अंदर ही ट्रैवल करना स्टार्ट कर देगा, जिसकी वजह से पहले तो ये ब्लड वेसल्स को डैमेज करना स्टार्ट करेगा, ठीक है, वो तो होता ही है। बाकी यहाँ पे जब इंसुलिन हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है तो ये सारी चीज़ें ना हमारे कह सकते हो जो भी हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है, तो उनको भी ट्रिगर कर देती हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड है उनके अंदर जो हम लोगों ने देखा ना कि हमारे दो हार्मोन होते हैं, एक हमारा LH और एक हमारा FSH। तो जो हमारा LH है उसका लेवल बढ़ जाता है और जो FSH है उसका लेवल कम हो जाता है। अब देखो इसकी वजह से क्या होता है कि देखो यहाँ पे हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया ना। अब जब ये हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ तो क्या हुआ कि हमारा फीमेल्स में एंड्रोजन का लेवल बढ़ना स्टार्ट हो गया। और एंड्रोजन क्या होता है, एंड्रोजन मतलब मेल सेक्स हार्मोन। देखो होता क्या है कि ये जो एंड्रोजन है ना, जनरली क्या होता है कि फीमेल्स में ये हमारा एंड्रोजन जो है एक एंजाइम की वजह से जो है प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन यहाँ पे इस कंडीशन में क्या होता है कि वो एंजाइम हमारा एब्सेंट हो जाता है, जिसकी वजह से एंड्रोजन हमारा प्रोजेस्टेरॉन में कन्वर्ट हो नहीं पाता है और यहाँ पे एंड्रोजन बढ़ता ही रहता है। और यहाँ पे देखो ये सारी चीज़ कंडीशन क्या है भाई, ये सारी कंडीशन हमारा हार्मोनल इम्बैलेंस को ही डेवलप कर रही है ना, क्योंकि एंड्रोजन फीमेल्स में तो नॉर्मली तो होता नहीं है, लेकिन यहाँ पे बढ़ रहा है तो हार्मोनल इम्बैलेंस हो जा रहा है, जिसकी वजह से हमें यहाँ पे पॉलीसिस्टिक ओवेरियन सिंड्रोम देखने को मिल सकता है ना। कॉम्प्लिकेशंस की अगर हम लोग बात करें तो कॉम्प्लिकेशंस इसके जैसे इनफर्टिलिटी हो सकता है, एमेनोरिया। तो एमेनोरिया का मतलब होता है कंप्लीट एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड। अभी हम लोग इसको भी डिस्कस कर रहे हैं, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। और बाकी गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़, तो गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ मतलब होता है कि मतलब जो है प्रेगनेंसी के टाइम जो डायबिटीज़ होती है उसको हम लोग गैस्ट्रेशनल डायबिटीज़ बोलते हैं। और डिप्रेशन और हिरसुटिज्म, तो हेयर्स का डेवलपमेंट, ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं। बाकी हम लोग यहाँ पे ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे इसका हम लोग एक्सरसाइज और गुड डाइट और कुछ एंटी एंड्रोजन मेडिकेशंस ले सकते हैं। मेटफॉर्मिन जो कि हमारा वही ब्लड ग्लूकोज लेवल कम करने में काम आता है, ठीक है। और बर्थ कंट्रोल पिल्स को ले सकते हैं। तो वो बर्थ कंट्रोल पिल्स क्या करती हैं, जो भी हमारा कह सकते हो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, ठीक है, उसको कंटिन्यू करने का काम करते हैं, ठीक है, बर्थ को कंट्रोल करके। क्योंकि आप लोग को पता है प्रेगनेंसी के टाइम क्या होता है, जो हमारा जो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स है, ठीक है, वुमेन्स के अंदर वो खत्म हो जाता है, ठीक है, प्रेगनेंसी तक। तो यहाँ पे वो सारी चीज़ें हैं। बाकी सर्जरी, तो ये सारे कुछ हमारे ट्रीटमेंट ऑप्शन हो सकते हैं। नाउ अगर हम लोग अब बात करें अपने सेकंड फीमेल सेक्स हार्मोन डिसऑर्डर की, एमेनोरिया। तो एमेनोरिया मतलब क्या होता है, एमेनोरिया इज अ मेडिकल कंडीशन रिफर्स टू एब्सेंस ऑफ मेंस्ट्रुअल पीरियड इन वुमेन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज। देखो यहाँ पे क्या होता है, इसमें यहाँ पे पूरा मेंस्ट्रुअल पीरियड खत्म ही हो जाता है, मतलब कंप्लीट एब्सेंस हो जाता है। अब ये दो टाइप के हो सकते हैं। पहला हो सकता है प्राइमरी, जिसमें यहाँ पे ऐसी महिलाएं आ जाती हैं जो जिनके अंदर मेंस्ट्रुअल पीरियड कभी डेवलप ही नहीं होता है, यानी उनके अंदर जेनेटिकली ही कुछ ऐसी प्रॉब्लम हो जाती है कि वो कभी भी उनके अंदर पीरियड्स देखने को ही नहीं मिलता है। और दूसरा आ जाता है सेकेंडरी एमेनोरिया, जिसके अंदर क्या होता है कि मतलब इनके अंदर कुछ ऐसी प्रॉब्लम होती है कि पहले जो वुमेन मेंस्ट्रुअल पीरियड जिनके अंदर आ रहे थे, ठीक है, तो बाद में क्या होता है, बाद में वो अब्सेंस हो जाते हैं। यानी प्रीवियसली जो मेंस्ट्रुएट कर रही थी जो वुमेन्स, वो बाद में उनके अंदर अगर अब्सेंस हो रहा है तो उसको हम लोग बोलते हैं सेकेंडरी एमेनोरिया। ना कॉजेज की बात करें तो कॉजेज जैसे यहाँ पे कुछ जेनेटिक फैक्टर्स हो सकते हैं, हार्मोनल इम्बैलेंस हो सकता है, प्रेगनेंसी, स्ट्रेस, PCOS, थायराइड डिसऑर्डर्स, ये सारे हमारे कुछ कॉजेज हो सकते हैं। बाकी सिम्टम्स, तो यहाँ पे देखो सिम्टम सिंपल है कि यहाँ पे नो मेंस्ट्रुअल पीरियड और डिलेड प्यूबर्टी, ये सारे हमारे सिम्टम्स हो सकते हैं। नाउ पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस देखो यहाँ पे इसको हम लोग ऐसे समझ सकते हैं कि इम्पेयर्ड ग्रोथ
इम्पेयर्ड गोनाडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन सिक्रीशन, यानी यहाँ पे देखो ये जो हमारा GnRH है, अगर इसका सिक्रीशन थोड़ा सा इम्पेयर हो जाए तो इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा FSH और LH का सिक्रीशन कम हो जाएगा, क्योंकि देखो यही तो हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड को ट्रिगर कर रहा है ये दोनों सिक्रेट करने के लिए, तो जब ये नहीं होगा तो ये भी नहीं हो पाएगा ना। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन लेवल भी कम हो जाएगा, क्योंकि यही दोनों हमारे ओवेरीज को ट्रिगर करते हैं एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन रिलीज करने के लिए ना। इसकी वजह से क्या होगा कि हमारा यहाँ पे डिस्ट्रप्शन इन मेंस्ट्रुअल पीरियड्स, यानी कि यहाँ पे इसकी वजह से क्या होगा, देखो ये जो हमारा एस्ट्रोजन है यही हमारे यही फीमेल्स में जो है मेंस्ट्रुएशन में भी हेल्प करता है, ठीक है। मतलब हम लोग देखेंगे ये सारी चीज़ें थोड़ा सा रिप्रोडक्शन में डिटेल में देखेंगे, बाकी ऐसे समझो कि यही हमारा फीमेल्स में मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने में, रेगुलेट करने में काम आता है। तो जब यही डिक्रीज हो जाएगा तो मेंस्ट्रुअल पीरियड्स में डिस्ट्रप्शन होगा और अल्टीमेटली क्या होगा, धीरे धीरे ये बिल्कुल ख़त्म ही हो जाएगा और यहाँ पे हमें जो है अमेनोरिया की कंडीशन देखने को मिल सकती है। और ट्रीटमेंट की बात करें तो ट्रीटमेंट जैसे हमारा यहाँ पे हार्मोनल थेरेपी, तो हार्मोन अगर मान लो इम्बैलेंस हो रहा है तो हम लोग हार्मोन को जो है बाहर से दे सकते हैं, ठीक है। और वेट मैनेजमेंट, बर्थ कंट्रोल पिल्स और स्ट्रेस रिडक्शन और ट्रीटमेंट ऑफ अंडरलाइंग कॉजेज, यानी अगर कुछ और भी रीजन है, कोई और कॉजेज है तो उसको हम लोग ट्रीट कर सकते हैं। और फाइनली हम लोग बात करते हैं अपने लास्ट फीमेल हार्मोन डिसऑर्डर के बारे में, जो कि हमारे यहाँ पे हिर्सुटिज्म। तो इसमें देखो क्या होता है, इट इज़ अ कंडीशन कैरेक्टराइज्ड बाय एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन फीमेल्स इन मेल पैटर्न एरियाज। देखो नॉर्मली फीमेल्स के अंदर भी थोड़ी बहुत हेयर ग्रोथ तो होती है, ठीक है, जैसे उनके सर में बाल होते हैं, ठीक है, और प्राइवेट एरियाज में हेयर का प्रोडक्शन तो होता ही है। लेकिन अगर यहाँ पे ऐसे एरिया में हेयर्स डेवलप होना चालू हो जाएं जो कि फीमेल्स में जनरली नहीं होते हैं, यानी अनवांटेड एंड एक्सेसिव हेयर ग्रोथ इन दोज एरियाज जहाँ पे मेल्स में तो होते हैं, जैसे फेस, बैक, चेस्ट, ठीक है। तो ये सारे एरिया में आप लोगों को पता है फीमेल्स में हेयर डेवलपमेंट नहीं होता है, ठीक है। फीमेल्स में बियर्ड तो होती नहीं है, लेकिन अगर मान लो ऐसा कुछ हो जाए जिसकी वजह से फीमेल्स में भी मुस्टैक एंड बियर्ड डेवलपमेंट थोड़ा बहुत स्टार्ट हो जाए, ठीक है। अब कभी बहुत ज़्यादा नहीं होता है लेकिन थोड़ा बहुत भी अगर हो रहा है, ठीक है, तो वो काफ़ी मतलब एनॉइंग सा लगता है, और बाकी जैसे फेस, बैक और चेस्ट, अगर यहाँ पे हेयर डेवलपमेंट हो जाए तो इसी हम लोग बोलते हैं हिर्सुटिज्म। अब ये क्यों होता है, ये होता है इट ऑफन रिजल्ट्स फ्रॉम एक्सेस मेल हार्मोन कॉल्ड एंड्रोजन, और ये तब होता है जब फीमेल्स के अंदर यहाँ पे एंड्रोजन यानी कि कह सकते हो वही टेस्टोस्टेरोन का लेवल काफ़ी बढ़ जाता है। नाउ कॉजेस की बात करें तो यहाँ पे जैसे PCOS, हार्मोनल इम्बैलेंस, सर्टेन मेडिकेशंस भी इसको ट्रिगर कर सकती हैं और जेनेटिक फैक्टर्स भी हो सकते हैं। पैथोजेनेसिस की बात करें तो पैथोजेनेसिस का हम लोग समझ सकते हैं कि ड्यू टू वेरियस फैक्टर्स, हार्मोनल इम्बैलेंस, जिसकी वजह से क्या होगा, एंड्रोजन लेवल बढ़ जा रहा है और हिर्सुटिज्म हमें देखने को मिल जा रहा है, ठीक है। और बाकी हम लोग बात करें सिम्टम्स की, तो सिम्टम्स यहाँ पे जैसे इसका जैसे एक्सेसिव हेयर ग्रोथ। अब सिम्टम्स क्या है भाई, हमारा हेयर ग्रोथ हो जा रहा है फीमेल्स में, है ना, और डार्क एंड रफ हेयर, और जो ये हेयर ग्रोथ पहली बात तो हो ही रही है, और ये जो हेयर है ना काफ़ी डार्क और रफ है, ठीक है, मतलब बहुत ही सॉफ्ट हेयर नहीं है ना। मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ, और ये हेयर ग्रोथ किस पैटर्न में हो रही है, मेल पैटर्न में, ठीक है। यानी वैसे देखो जनरली फीमेल्स में भी हेयर ग्रोथ होती है, जैसे उनके भी हैंड वगैरह में थोड़ा बहुत हेयर होते हैं, लेकिन मेल पैटर्न हेयर ग्रोथ यानी कि ऐसे जैसे मुस्टैक वगैरह ये सारी चीज़ें। डीपनिंग ऑफ वॉइस, अब देखो एंड्रोजन क्या करता है मेल्स में, मतलब टेस्टोस्टेरोन वॉइस को डीप करता है, लेकिन फीमेल्स में क्या करता है, फीमेल्स में वॉइस काफ़ी श्रिंक होती है, ठीक है, मतलब काफ़ी थिन, मतलब काफ़ी, तो वही चीज़ है कि यहाँ पे वॉइस की डीपनिंग हो जाती है क्योंकि यहाँ पे एंड्रोजन का लेवल बढ़ जाता है ना। ट्रीटमेंट की अगर हम लोग बात करें तो ट्रीटमेंट यहाँ पे जैसे ओरल कंट्रासेप्टिव पिल्स और एंटी एंड्रोजन मेडिकल्स, और कुछ हमारी ऐसे टॉपिकल क्रीम्स भी होती हैं जो कि हेयर ग्रोथ को कम करती हैं। और बाकी जैसे हेयर मान लो अगर हो ही रहा है तो हेयर रिमूवल भी किया जा सकता है, और लाइफ स्टाइल चेंजेस यानी कि कुछ लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशंस करके भी हम लोग यहाँ पे इसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं। तो ये था हमारा यहाँ पे कंप्लीट एंडोक्राइन सिस्टम डिसऑर्डर्स। आई होप कि आप लोग यहाँ पे समझ गए होंगे। अगर कोई डाउट है तो आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना, और बहुत जल्द मिलते हैं हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।